हाँ भाई बच्चा पार्टी, सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनना। देखो यार, तुमको ना प्रॉब्लम हो रही होगी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है यार। समझ में नहीं आ रहा होगा यार, कहाँ से शुरुआत करें यार। गुरुजी तो दे दीजिए अंत लिखने को। तो तुम बताए क्या कर रहे हो, मैं बताऊंगा तुम क्या कर रहे होंगे। तुम गूगल जा रहे होगे यार, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे होंगे, या इधर तुम सोच रहे हो कहाँ से शुरुआत करें। सबसे पहला क्वेश्चन तो येगा, इसकी शुरुआत कहाँ से करें। कोई यार तुमको ना, देखो मेरी बात सुनो। अब मेरी बात में इस तरह में करके ना बहुत सारी क्लास बनाऊंगा मैं, इस तरह एक एक करके बताऊंगा मैं, ठीक है। और मैं इंग्लिश का भी और हिंदी का दोनों कंटेंट यूज़ करके बताऊंगा कि लिखना यार कैसे है, ठीक है। मैं सामने अपने ना, मैं दोनों के दोनों मॉडल उत्तर लिख के लेके आऊँगा। तब मैंने 3 टेस्ट लिए तुम्हारे। ये मेरा दूसरा टेस्ट। पहला टेस्ट तो मैंने उस पर यूट्यूब पे पढ़ाया था, डिजिटल बोर्ड पे। आज मैं थोड़ा जो है बाहर हूँ। मेरी बात थोड़ा ना ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ठीक। तो मैं टैब का सहारा ले रहा हूँ और इस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा मैं। यार लिख के दिखाऊंगा तुमको, हाँ ये है क्या बल्ला, मतलब कैसे लिखना पड़ता है, उत्तर कैसे लिखना पड़ता है। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना सब के सब, कि क्या करना है। यार तुमको ना प्रॉब्लम हो रही है। देखो पहले नंबर पे तुम सोच रहे होंगे शुरुआत कहाँ से करें, तुमको ये नहीं पता कि शुरू कहाँ से करना, शुरू कैसे करें, तुमको ये नहीं समझ में आ रहा। दूसरे नंबर पे इसका नोट्स क्या अलग होगा, नोट्स अलग होगा क्या इसका। यार नोट्स नाट्स कुछ अलग नहीं होता यार, कुछ नहीं। शुरू कैसे करना, नोट्स कैसे मतलब कैसे यूज़ करना। तीसरे नंबर पे इसका मतलब क्या होना चाहिए यार, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे 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 लिख के मतलब, ठीक है। कैसे अपना टाइम कम करें, टाइम मैनेज कैसे करें, सब पे बात करेंगे यार। देखो यार एक बात तो तुम सुन लो, अच्छे तरीके से सुन लो यार। अगर तुम सोच रहे हो ना यार, तुम ना सिविल सर्विस जैसे एग्जाम हो में, ये तीनों के तीनों, चाहे लोअर पीसीएस हो चाहे अपर पीसीएस हो, यूपीएससी जैसा एग्जाम हो यार, इसमें ना बिना लिखे काम चलता नहीं। तुमने सबसे बड़ी गलती तब उसी दिन ही कर दी जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि इसमें बिना लिखे पहले प्री निकालने की फिर मेंस कर लेंगे। इसका मतलब तुम भीड़ का हिस्सा हो गए। ये तो बात तुम तय कर लो अच्छी तरह। फिल्म से निकल जाएगा तुम्हारा, मेंस कभी नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रिलेटिव बात बता रहा हूँ। चाहे तुमको टाइम ही मिल जाए, उस स्तर की तुम्हारी राइटिंग नहीं आएगी। अगर यार तुम एक दो क्वेश्चन भी नहीं लिख पाते एक दिन के अंदर, यार तुम क्या ही करोगे बताओ। जो व्यक्ति यार एक दिन के अंदर 2 क्वेश्चन नहीं लिख पाए, कितने क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तुमको यार, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ लिखने के लिए। 2 क्वेश्चन मैं चलते चलता भी लिख देता हूँ, चलता चलता मतलब मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए ना ये खेल हो गया मेरे लिए। क्यों हुआ नहीं है, मुझको कभी एक क्वेश्चन भी नहीं आता था लिखना। मुझे एक क्वेश्चन लिखने में आधा घंटा लग जाता था, 1 घंटा भी लग जाता था लिखने में। लेकिन मैंने क्या किया ना, मैंने करा ना वो। समझ में एक बात है। तो मेरे पास बच्चे थे जो उनको कुछ नहीं आता था यार। उन्होंने भी ये करा ना, प्रैक्टिस करी, सारा खेलिया प्रैक्टिस का है। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। दुनिया के किसी कोने में चले जाना, ठीक है। अब देखो लिखना कैसे होता है, ये मेरा दूसरा टेस्ट है, दूसरा होगा शायद, हाँ। टेस्ट नंबर देखो टेस्ट नंबर कौन सा है, टेस्ट नंबर 2 है हमारे पास ये, ठीक है। रेड मैन ले लेता हूँ। टेस्ट नंबर हमारे पास कौन सा है, 2 है। टेस्ट नंबर 2, उसमें करना क्या है ये भी समझ लो, इसमें करना क्या है। अब मैंने क्वेश्चन दिया तुमको यार, मैं ना एक बात समझ लो, अच्छे से समझ लो मैं जो समझाने जा रहा हूँ। यार तुमने लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस का वो निकाल लो, मेंस का सिलेबस निकाल लो पहले नंबर पे। मेंस का तुम सिलेबस निकाल लोगे, जैसे तुम मेंस का कुछ सिलेबस निकाल लोगे ना, या जैसे तुम सिलेबस निकाल लोगे तो सिलेबस की खास बात पता है क्या, उसमें एक यूनिट दी हुई है उत्तराखंड की ज्योग्राफी। देखो यहाँ लिखा हुआ भी उत्तराखंड की ज्योग्राफी, लिखी हुई उत्तराखंड की ज्योग्राफी। उत्तराखंड की ज्योग्राफी का टेस्ट है पूरा का पूरा, ये उत्तराखंड की ज्योग्राफी का टेस्ट है जो मैं दे रहा हूँ आपको। यार उसमें ना मिला के लेकर 10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लो, और 10 क्वेश्चनों में मॉडल उत्तर देख लो जो मैं खुद दे रहा हूँ। जब मैं जिस अपने यहाँ के बच्चे का दे रहा हूँ यार, मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे 3-4 साल से पढ़ रहे हैं, उनका जो स्तर होगा ना तुम्हारा कभी नहीं बन पाएगा। 3-4 साल की जो उनका वो अलग लेवल की होगी। लेकिन मैं ये तुमको बता दूंगा कि उनको 3-4 साल लगे, तुमको 3-4 साल नहीं लगेंगे, तुमको 1 महीने में वही सीख जाओगे तुम। बस तुमको मेरी बात फॉलो करनी पड़ेगी। उनकी कॉपी भी दिखाऊंगा तुमको, कई सारे बच्चों की कॉपी दिखाऊंगा तुमको, क्योंकि यार उनको ना उनके एक एक चीज़ पे मेहनत करी थी, इंट्रोडक्शन पे भी, बॉडी पार्ट पे भी, कंक्लूजन पे भी, सब। जब तो वो मेंस भी लिख कर रहे हैं, कैसे लिख कर रहे हैं सर सारे बच्चे। तो यार ये तुमको समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से यार। देखो मैंने क्वेश्चन दिया तो तुम क्या करोगे, कोई नोट्स देखोगे। बहुत कुछ बच्चे क्या करें, बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डाल दी इसमें, सारी नदियों की लंबाई तक की डाल दी, झील के नाम तक के अंदर तक के सब सारी झील डाल दी, सारी मैप में घुसाई। यार तुम ना, जो तुम किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, क्या मुझको पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। मुझे पता नहीं तुमने कॉपी में देखने कहाँ से, बेसिकली वो किसी को भी नहीं आता, मुझको नहीं याद होगा तो फिर लिखेंगे कैसे गुरु जी, ये बताओ ना। हाँ यही बता रहा हूँ, लिखेंगे कैसे, वो बेसिकली याद हो ही नहीं सकता, किसी की भी नहीं हो सकता हो। तुमको पता ही नहीं है तुम करना क्या है। मैं कह रहा हूँ तुमको ना, हार्डली मिला के मुझे कैसे पता लगा, तो जो मैं दे रहा हूँ ना, मैं एक यूनिट से कम 10 के आसपास क्वेश्चन दूंगा आपको, उनका मॉडल उत्तर दूंगा। यार उनको रट लो जाके, चुपचाप पेपर पे लिख दोगे जाके, एक नंबर नहीं घटेगा, एक सिंगल नंबर भी। और आज से 5 साल बाद भी जाके लिख लेना उसको, जो मैं यहाँ से मॉडल आंसर दूंगा तुमको, तो उसको ना तुमको अपना सोर्स बना लेना, वही तुम्हारा नोट्स है। बच्चे कहेंगे ये कहेंगे गुरु जी यार इसका अलग से नोट, कोई अलग से नोट्स नहीं होता, मैंने मेहनत करके बना लिया है, तुम ले लो यार उसको। वो क्वेश्चन वाइज फॉर्मेट है, मतलब क्वेश्चन वाइज पूरा यूनिट वाइज चल रहा है, A to Z, कि आपको ना तो इधर भटकना है इधर भटकना। 10 क्वेश्चन की तभी से प्रैक्टिस कर लो, एक यूनिट से मैं 8-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा लिखने के लिए। उनको तब तमीज से लिख लोगे तो तुम्हारा फियर्स निकल जाएगा। लिखना कैसे है, एक तो तुम खुद लिखोगे, ठीक है। कोशिश करो कम से कम जो तुम्हारे पास डेटा है उसी का इस्तेमाल करो। अब कैसे करोगे देखो, मैं तुमको बताऊंगा कैसे इस्तेमाल करोगे, पूरा इंग्लिश में बताऊंगा यार हिंदी में बताऊंगा। पहले क्वेश्चन इसकी बात करते हैं।
बस 10 क्वेश्चन एक यूनिट से। मेंस का सिलेबस सामने रखो, जरूरी है मेंस का सिलेबस सामने रखना। देखो ये क्वेश्चन क्या है मेरे पास, मैं उत्तराखंड के अपर पीसीएस के मेंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लोअर पीसीएस वाला खुद ही कर लेगा, वही का ही बता दूंगा तुमको। जब मेरे पास क्वेश्चन आया, मेरे पास क्या क्वेश्चन है, सुनो कि मेरे पास क्या क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड, एक्सप्लेन हाउ इफेक्ट द स्टेट क्लाइमेट चेंज। यही पहले क्वेश्चन था, तो यही था शायद। ठीक है, और देखते हैं इसको क्या पूछ रहा है कि उत्तराखंड की जलवायु, ये पूछ रहा है कि उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना का वर्णन करते हुए बताइए कि जलवायु और कृषि कैसे प्रभावित करती है। ये सवाल पूछा मेरे पास। तो देखो मेरे पास क्या सवाल पूछा है, उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना का वर्णन करते हुए उसकी जलवायु के बारे में बताना, कृषि के बारे में बताना। यार तुम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की ये पूछो डिमांड क्या है। देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, मैं तुमको बताता हूँ क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ध्यान, उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना के बारे में पूछ रहा है, इतना संरचना के बारे में, वो मैंने तुमको पहले भी बताया था। यार उसी डेटा का इस्तेमाल करना, संरचना का वर्णन करते भौगोलिक संरचना कहती है, और ये भी बताना उसकी जलवायु कैसी, जलवायु और कृषि कैसे उसे प्रभावित करती है। भौगोलिक संरचना जलवायु को और कृषि को कैसे प्रभावित करती है, ये तो पूछ रहा। जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है जो उत्तराखंड का जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो कैसे इफेक्ट करता है, इफेक्ट डालता है किस पे, क्लाइमेट पे, ठीक है, और एग्रीकल्चर पे। ये थीम है इसकी, इस क्वेश्चन की पूरी थीम ही है। सबसे पहले क्वेश्चन समझना सीखो, अब इसी के अराउंड मुझे लिखना है। अभी मैंने आज क्या करा, मैंने देखो क्या किया आज। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन समझना सीखो, क्वेश्चन का कीवर्ड पकड़ो, जो पूछ रहा है उसका उत्तर देना। तुम पता नहीं क्या अनाप शनाप कुछ भी नदियों की लंबाई लिख के जा रहे, वो जरूरत ही नहीं है, लिखो जाओ, कोई फायदा नहीं है उसका। समझ की बात है, इतना का जरूरत नहीं है ना। इंट्रोडक्शन में भी पूरा का पूरा अनाप शनाप कुछ भी लिखते जा रहे, सारी लंबाई, सारी नदियाँ, सारा सेंटीमीटर, सारा किलोमीटर स्क्वायर एरिया, कुछ भी याद कर लो कितना। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम मुझे पता नहीं किसके कितना याद होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है, देखो मैं नाराज़ नहीं हो रहा हूँ, मेरे डांटने भटकाने का तरीका इस तरह का ही है। ठीक है, तो सुन लो, मैं चाह रहा हूँ तुमने पहले, सबसे बड़ी खास बात ये कि तुमने लिखा, सबसे बड़ी खास बात ये तुमने लिखा, और धीरे धीरे और इसमें ना धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। देखो सुधार कैसे होगा, अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी उत्तर दिखाऊंगा इसका, मैंने लिख लिया इसका। उत्तराखंड में भूस्खलन, भूस्खलन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, लैंड स्लाइड के बारे में क्वेश्चन देखो, ये क्या पूछ रहा है, देखो लैंड स्लाइड और डिजास्टर के बारे में। देखो क्वेश्चन लैंड स्लाइड को लेकर क्वेश्चन है और डिजास्टर के बारे में सवाल है। क्या पूछा, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में और भूस्खलन के बारे में। सवाल को पूरे ध्यान से समझना पड़ेगा। तो आपको सवाल को देखो क्या पूछ रहा, उत्तराखंड में भूस्खलन और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, कि क्या कारण है उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं आती है, डिजास्टर आते हैं यार, और उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है, इसका विश्लेषण करना। आपदा प्रबंधन के लिए सरकार ने क्या क्या एफर्ट करे। तो क्वेश्चन को 3 भागों में बांट लेना, 3-4 भागों में। एक तो उत्तराखंड की भूस्खलन लैंडस्लाइड के बारे में, यानी बादल फटना, प्राकृतिक आपदाएं नहीं दिया उसने, यानी डिजास्टर पे लिखना। तो इसका मतलब पता क्या, बच्चा ही पता है क्या करेगा, आज के बाद वो कभी भी उत्तराखंड का सवाल लिखेगा, उत्तराखंड का, तो हर बार अलग अलग लिखोगे क्या, हर बार अलग अलग इंट्रोडक्शन याद करोगे। तो तुमको क्या कर लेना चाहिए, उत्तराखंड की आपदा के लिए कुछ भी निकाल लेना चाहिए डेटा, कुछ भी अलग से डेटा, कहीं से भी नेट से निकाल लो कि शुरू की 4 लाइन क्या लिखोगे जो आपदा पे भी अच्छा इंपैक्ट डाल ले, या तो किसी का थॉट्स हो, या कोई रिपोर्ट हो, या आर्टिकल हो, या फिर गूगल से कोई डेटा हो, कोई साधारण डेटा। जैसे मैंने लिखा, मैं बताऊंगा तुमको मैंने कैसे लिखा। ठीक है, आपदाओं प्रबंधन के फिर सरकार ने क्या क्या एफर्ट्स करे, डिस्कस द मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। सरकार ने क्या क्या एफर्ट करे, क्या क्या प्रयास करे सरकार के द्वारा, क्या क्या प्रबंधन करे, क्या क्या मैनेजमेंट करा गया, कौन कौन से कदम उठाए गए, ये भी आपको बताना उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा। समझ गए, आपदाओं से निपटने के लिए, ठीक है, डिजास्टर से निपटने के लिए उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए, कौन कौन से एफर्ट करे गए, डिजास्टर मैनेजमेंट कौन सा। ठीक, तो मैंने क्या करा, मैंने एक लोअर पीसीएस क्वेश्चन लिखा आज, लोअर पीसीएस का, और एक अपर पीसीएस का क्वेश्चन लिखा, ताकि बैलेंस रहे, मैं दोनों को समझा सकूँ। तो मैंने ये वाला लोअर पीसीएस का क्वेश्चन लिखा, ये वाला आज उत्तराखंड, ये वाला देखो कैसे शुरुआत करते हैं यार, ये वाला लिखा मैंने आज क्वेश्चन, ये वाला। उत्तराखंड की नदियों झीलों का वर्णन करें और उनके आर्थिक सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट करें। मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ क्वेश्चन, या तो मैं पूरा हिंदी में बोल के बताऊंगा, पूरा टोटल का टोटल सारा। तो ध्यान से समझना, कुछ हिंदी नहीं कोई इंग्लिश नहीं यार, जब तुमको समझ में आएगा क्या हिंदी क्या इंग्लिश, जब मैं एक एक वर्ड बोल के बता रहा हूँ इसका ये मतलब। और बेहतरीन लाइन लिखी हुई है इंग्लिश में, गजब की लाइन लिखी हुई है इंग्लिश में भी, और हिंदी में खूब 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 क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकता हूँ, अलग 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 प्रकार के क्वेश्चनों में। देखो ध्यान से सुनना, डिस्क्राइब द मेजर रिवर्स लेक ऑफ उत्तराखंड, ये करना, डिस्क्राइब करना किसको, उत्तराखंड की मेजर रिवर को और लेक को। तुमने क्या किया इस क्वेश्चन में, तुमने इसका भूत बना दिया क्वेश्चनों का, सारी लेक लिख दी, सारी रिवर लिख दी। यार क्या कर रहे हो भाई, ऐसे याद रहेगा तुम्हारे, मुझे पता नहीं तुमने कहाँ से देख के लिखी, मुझे सब पता बेटे, घबराओ मत। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, उत्तराखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो। जलवायु कृषि वनस्पति किस प्रकार प्रभावित करती है, इसका विश्लेषण करें। ये सवाल पूछ रहा हमसे। तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुना मेरी बात, मैंने क्या किया। ठीक है,
ठीक है भाई, अब देखो मेरा पहला उत्तर कौन सा है। जो लोअर पीसीएस का मैंने तुम्हें टेस्ट दिया था उसमें 2 क्वेश्चन डाले थे, और जो लोअर पीसीएस का टेस्ट दिया था उसमें 2 क्वेश्चन डाले थे। एक तो लोअर पीसीएस का 2 डाले थे और अपर पीसीएस के भी 2 डाले थे। उसमें से जो लोअर पीसीएस का पहला क्वेश्चन उठाया मैंने, अपर पीसीएस का दूसरा क्वेश्चन उठाया, ताकि बैलेंस बना रहे हमारा। लिखना कैसे कैसे शुरुआत करनी, यही उत्तर, यही जो इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है ये कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई काट भी नहीं सकता इसको, और अच्छा भी लगेगा। देखो हिंदी में बताऊंगा, नीचे मैंने हिंदी भी दिया हुआ इसके, घबराओ मत, नीचे इसकी हिंदी में दिया हुआ पूरा का पूरा। इसका मतलब समझाता हूँ, हिंदी में समझाता चलूंगा साथ साथ, घबराओ मत बिल्कुल भी। समझ लो पहले, यहाँ लिखा, देखो क्या लिखा हुआ है, उत्तराखंड लिखा हुआ। उत्तराखंड नाउन एज द लैंड ऑफ रिवर, या उत्तराखंड को हम किस नाम से जानते हैं यार, बताओ किस नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्तराखंड को क्या है, मतलब किस चीज़, किस नाम है, क्या है, क्या भला है, कहाँ से शुरुआत करोगे इसका। उत्तराखंड को हम नदियों का देश, इसको नदियों की भूमि कहते हैं उत्तराखंड को, क्योंकि पता है क्या है, इज होम टू नर्वस रिवर एंड द लेक दैट द होल्ड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कल्चर एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंट। इसका नहीं यार, देखो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, इसका कल्चर भी है इसका, और रिलीजियस इंपॉर्टेंट भी है इसका, किसका, इन यहाँ की लेक का भी और रिवर का भी। समझ में आया बात, या मैंने कहा ना, मैंने कहा देखो यहाँ उत्तराखंड एक प्रकार का, पता क्या है, उत्तराखंड एक प्रकार का भौगोलिक क्षेत्र है। मतलब उत्तराखंड नाउन एज द लैंड ऑफ रिवर इज होम टू नर्वस रिवर एंड लेक दैट होल्ड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कल्चर एंड द रिलीजियस इंपॉर्टेंट। इसका मतलब हिंदी में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे बताओ। उत्तराखंड अपने पहाड़ी भौगोलिक जल संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है, पहाड़ी भौगोलिक जल संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ की नदियाँ और झीलें न केवल सुंदरता को बढ़ाती है, बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक, ये तो इकोनॉमिक मतलब आर्थिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी, और जो हमारे पास धार्मिक दृष्टि से महत्व, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आर्थिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हो गया हमारे पास, सांस्कृतिक हो गया और धार्मिक हो गया, रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है, किसका, यहाँ की लेक का और रिवर का। समझ में आया बात, हम क्या बोला तुमको, ठीक है। अरे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सवाल मैं तुमको सवाल दिखाता हूँ यार, सवाल क्या पूछा था। अगर सवाल देख लोगे तो तुम मोटा मोटा आइडिया रहेगा कि पूछा क्या सवाल में। उत्तराखंड की नदी, देखो उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ और झीलों का वर्णन करे और उनके आर्थिक सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट करे। ये सवाल लोअर पीसीएस से पूछा भी 2020 में, ठीक है। उत्तराखंड की इसी से रिलेटेड सवाल है वो। उत्तराखंड की प्रमुख नदी और झीलों का वर्णन करे, तुम उत्तराखंड की सारी नदियाँ और झीलों घुसानी शुरू कर देंगे इसमें। मेजर पूछा उसने, प्रमुख पूछा, प्रमुख 2-3 लिखी छुट्टी। अब लिखना किस तरह समझ लेना आज अच्छे तरीके से, समझ में आया बात। या जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा ना उत्तराखंड की, बेसिकली सोचो जिसको डर लगता है क्या करो यार, सोचने पर ध्यान दो, सोचो। 1 यूनिट उत्तराखंड की ज्योग्राफी है टोटल, उससे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसके मॉडल उत्तर देख लो, इंट्रोडक्शन देख लो कैसे लिखा हुआ, उसका बॉडी पार्ट देख लो कैसे लिखा हुआ, 10 क्वेश्चन भी खुद हाथ से लिख के प्रैक्टिस कर लो। कहेगा लोअर पीसीएस, कहेगा अपर पीसीएस, ठीक है। तो बेसिकली बात यह है कि तुमको ना डराया जाता है, और ये सोसाइटी तुमको डराती है, बार बार तुमको डरा डरा के इतना बेवकूफ़ बना देगी तुम्हारा, तुम लिख नहीं सकते, ये हो जाएगा, बहुत टाइम लगता है, ये वो फला, कुछ भी, ठीक है। मैं तुमको क्यों नेगेटिव करूँ, मैं क्यों बोलूँ तुमको तुम कर नहीं सकते। मैं तो क्या, कितना भी साधारण बच्चा वो भी कर सकता है, देख लिख तुम भी लिखोगे। मैंने क्या हेडिंग बनाई, मैंने हेडिंग बनाई मेजर रिवर्स ऑफ उत्तराखंड। मैंने ऐसे ही क्यों बनाई हेडिंग मैं यहाँ साइड से भी तो हेडिंग बना सकता था, देखो मैं यहाँ से तो स्टार्ट कर सकता था, मैंने यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि देखने में यार अच्छा नहीं लगेगा, उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेरा सबसे अलग उत्तर दिखाई देगा। और सारी नदियाँ में लिखो, मेजर रिवर्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ, ये क्या है, मैंने हेडिंग बनाई है उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ, ये उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ मैंने हेडिंग बनाई है। ऐसे में ये बादल बादल से टाइप के क्यों बनाए, दिखने में अच्छा इंपैक्ट पड़े, अच्छा प्रदर्शन आए, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा, ठीक है। अब कहानी समझो, ध्यान से सुनो कहानी, क्या समझा रहे हैं तुमको, ठीक है। अब चलो, अब भाई देखो यहाँ उत्तराखंड की मेजर रिवर कौन कौन सी, भाई गंगा रिवर हो गई एक तो यमुना रिवर हो गई, एक काली रिवर हो गई हमारे पास। गंगा नदी हो गई हमारे पास, और यमुना नदी हो गई, एक काली नदी हो गई हमारे पास। ये 3 नदी हो गई, गंगा नदी, काली नदी, गंगा नदी हमारे पास, ये कौन सी, यमुना नदी होगी, काली नदी होगी। मुझको यही याद आई, बड़ी नदी यही लगी मुझको उत्तराखंड में। तुम बता दो कौन सी बड़ी नदी है, तुम कहोगे गुरु जी भागीरथी है, भागीरथी गंगा का पार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या लिखो उसको, अब लिखना है क्या, तुम पता है क्या लिखोगे, उत्तराखंड की सारी साइड जो गंगा नदी है ना, गंगा रिवर सिस्टम, उसकी सारी नदियाँ उसके दिखा के सारे मैप कुछ भी बना लो, सारी लंबाई लिखोगे तो ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, पेज भरोगे। अरे भाई ग्रेजुएशन में थोड़ा ही हो तुम, टू द पॉइंट लिखना है। उसने पूछा उत्तराखंड की मेजर रिवर्स के बारे में जानकारी है कि नहीं है, थोड़ी थोड़ी तुमको, हाँ भाई पता मुझको उत्तराखंड की मेजर रिवर्स के बारे में जानकारी है मुझको, कि तो हम उसको बताएंगे। अब देखो मैंने क्या किया, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था पूरा का पूरा, क्या करा अपनी बात को समझाने के लिए।
मैंने क्या लिखा, अगर मैं इसको लिखता ऐसे लिखता, मैंने सीधा बताया उसको, देखो भाई सोर्स है ना इसका सोर्स गंगोत्री है, गंगोत्री ग्लेशियर है और गोमुख से निकलती है उत्तरकाशी के अंदर से, उसको वहीं बता दिया मैंने। अब तुम क्या लिखता है ऐसे लिखा, उत्तर गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो उत्तरकाशी में स्थित है, वो भी सही है, लेकिन बात तो तुम भी वही बता रहे हो, मैं भी यही बता रहा हूँ, वहाँ समय की कमी नहीं पड़ेगी तुमको, तो अपनी बात को ना पूरी कर जाओ, ठीक है, और सामने वाला गलती भी नहीं निकाल सके, कहाँ निकालेगा, निकाल लो गलती। ऐसे मैंने तीनों नदियों का ना सोर्स बताया, स्रोत बताया, निकलती कहाँ से है, सोर्स क्या है इसका, गंगोत्री ग्लेशियर है, गौमुख से निकलती है उत्तरकाशी के अंदर से, उसको वहीं बता दिया मैंने, ठीक है। उसको उसने क्या बोला था मुझको कि यार तुमको ना पता होना चाहिए, देखो पता तो है मुझको, इस वाली का भी मैंने सोर्स बता दिया, इस वाली का भी सोर्स बता दिया मैंने, यमुनोत्री, उसके बाद मैंने ग्लेशियर का नाम भी बता दिया मैंने, उत्तरकाशी में यमुनोत्री ग्लेशियर है, ये कौन सा काला पानी नामक स्थान से पिथौरागढ़ से निकलती है, समझ बात है। उसके बाद यहाँ देखो इसकी लेंथ देखो 25-25 किलोमीटर में, मुझको याद थी, गंगा की बहुत फेमस है, मुझे यमुनोत्री की याद नहीं है, तो तुम क्या करोगे, यमुनोत्री की भी जबरदस्ती अपनी कॉपी में से उठा के लिखोगे, उसको नहीं लिखनी यार, वो जब याद नहीं छोड़ दो ना उसको, यहाँ स्कोप है लिखने का, कुछ और स्कोप लिखने का। उसके बाद यहाँ कली रिवर, तुम उसकी लंबाई भी ढूंढते फिरोगे, देखो मैंने गंगा की लिखी, उसको किसकी लिखी थी कि गंगा की बहुत फेमस है ना, गंगा बहुत प्रसिद्ध नदी भी हमारे यहाँ पे, और तुम ना डेटा भर दे रहे हो क्वेश्चनों के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें लिखनी होती है, यार ये नदियां है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इनका सांस्कृतिक महत्व भी है, इनका कल्चर इंपॉर्टेंस भी है, इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है इनका, यार रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है इनका, धार्मिक सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व भी है इनका। अब देखते हैं यहाँ ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। और मुझको क्या याद आया यहाँ ना, मुझे को याद आया यार इसकी ना कुछ ट्रिब्यूटीज भी है, यानी सहायक नदियाँ भी है इसकी, ट्रिब्यूटीज देखो यार, ट्रिब्यूटीज सहायक नदियाँ, ये सहायक नदियाँ होगी, इसकी भागीरथी हो गई यार, अलकनंदा हो गई, मंदाकिनी होगी, इसकी सहायक नदियाँ, ये मैंने लिख दी। मैं तुम चाहे तो इस वाले पार्ट को ना स्किप भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है तुम्हारे को लिखना ही लिखना है पूरा का पूरा। मेन चीज़ पता है क्या है, अब मैं बताता हूँ तुमको मेन चीज़ है क्या, मेन ना उसको ना ये पता होना चाहिए तुम उसका महत्व क्या है, उसमें लंबाई क्या काम आएगी, उसकी लंबाई तुम याद रखोगे सारा, इतना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कर देते हो, फैक्ट भर दे रहे हो, इसका इंपॉर्टेंस देखो, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सबसे बड़ी खास बात यही है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, गंगा नदी का महत्व क्या है, लिखा कंसिडर द होलेस्ट रिवर इन हिंदू, लिखा हुआ नहीं, हिंदू धर्म का सबसे धार्मिक, पहली बात तो ये समझ लो, धार्मिक रूप से सबसे पवित्र स्थल मानते हो, होलिएस्ट रिवर सबसे पवित्र नदी है हिंदू धर्म के लिए, हिंदुज्म के लिए, हिंदू वालों के लिए हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थल मानी जाती है नदी, ठीक है, पवित्र नदी मानी जाती है, होलिएस्ट रिवर लिखा हुआ ना, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है धार्मिक रूप से, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो इस तरह, यह धार्मिक रूप से सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, हिंदी में लिख सकते हो इस तरह, इस वाले पॉइंट की बहुत बोल रहा हूँ मैं। अब दूसरा देखो यार, हरिद्वार में क्या चीज़ फेमस है, और देखो इसका गंगा नदी से रिलेटेड जो भी बातें आप तुमको कहा देते रहते, यहाँ लिखा है हरिद्वार होस्ट द फेमस गंगा आरती, यार गंगा आरती बहुत फेमस है यार, हरिद्वार में कुंभ होता है, वो कुंभ मेला बहुत फेमस है, देखो हरिद्वार होस्ट द फेमस गंगा आरती एंड कुंभ मेला, ये तो और क्या है यहाँ पे। और देखो यहाँ क्या चीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है यार, देखो यहाँ एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर कौन कौन सी चीज़ें, मतलब यहाँ कौन, और देखो यहाँ किस चीज़ में सहायक है, किस किस में सपोर्ट करता है, मतलब जो गंगा नदी किस चीज़ में, यहाँ गंगा नदी का जो पानी है ना वो एग्रीकल्चर में सपोर्ट करता है, कृषि क्षेत्र में सहायक है यहाँ का पानी। अपनी बात समझा तो दी, इसी को देख के समझ जाएगा वो, समझ बात। तो चाहे तो यहाँ वो रिवर प्रोजेक्ट भी लिख सकते थे, यहाँ पे अदर एरियाज लिख दो, और भी बहुत सारे एरिया है जहाँ जहाँ सपोर्ट करता है गंगा नदी का पानी, कुछ भी याद आता चले जाए ना, इससे रिलेटेड लिखते चले जाओ, देखना है कि उसका योगदान कितना है, कंट्रीब्यूशन कितना है किसका, इसका गंगा रिवर का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द, या ये सिग्निफिकेंस कितना है, इसका महत्व कितना है इसका, यार समझ में आएगा गंगा रिवर का, वो बताना, लंबाई नहीं बतानी उसकी, उसके बारे में तुम सारी सहायक नदियों के नाम नहीं लिखने बैठ के जाके, समझ में आया बात है, उसकी उस चीज़ का इंपॉर्टेंस देखना, सांस्कृतिक आर्थिक राजनीतिक महत्व क्या है उस चीज़ का, सही, सोशल कल्चर इकोनॉमिक हो गया, ठीक है, और पॉलिटिकल हो गया, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है उसका, वो देखना, उसका सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक महत्व उस पर लिखना होता है उत्तर जाके, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन का किसी भी आंसर इस पार्ट में घूमना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस कितना, सबसे मेन से क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस का खेल है सारा का सारा, समझ में आई बात है, इंपॉर्टेंस कितना उस चीज़ का, महत्व कितना उसका, समझे। अब देखो यहाँ ध्यान से सुनो, मैं पूरा हिंदी में भी देखूंगा, पूरा हिंदी में दे दूंगा तुमको। अब देखो यहाँ यमुना रिवर की बात करते हैं, यमुना रिवर की, ये यमुना देखो इसका इंपॉर्टेंस देखो, यमुना रिवर का, मुझको नहीं पता थी यमुना की लंबाई, तो क्या हो गया, तो मुझे नंबर नहीं मिलेगा उसको मुझको, यानी कि मेजर वाटर सोर्स ऑफ दिल्ली एंड यूपी, ये यमुना नदी है ना वो मेजर वाटर सोर्स है यार, बड़ा स्रोत है जल का, किसके लिए, दिल्ली के यूपी के लिए, दिल्ली वाले और यूपी वाले भूख के मर जाएंगे अगर यमुना नदी का पानी हम रोक दें यहाँ से, समझ में आया क्या बोल रहे हैं तुमको, मेजर वाटर सोर्स ऑफ फॉर यूपी एंड दिल्ली। यहाँ अब मुझको और क्या याद आया, मुझको याद आया यार यमुनोत्री धाम है ना, इसका सिग्निफिकेंट है ये ना,
पिलीग्राम साइट है, एक प्रकार की साइट है, धार्मिक साइट है, धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल है, तीर्थ यात्री आ जाते हैं यहाँ पे। तीर्थ स्थल है, सिग्निफिकेंट है, पिलीग्राम साइट से, एक प्रकार की साइट से धार्मिक स्थल है पूरा का पूरा। कौन सा? यमुनोत्री की बात कर रहा हूँ मैं, यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री ग्लेशियर भी है वहाँ, जहाँ से यमुना नदी निकलती है। तो इससे रिलेटिव कुछ और याद आ जाता मुझको, मैं ना यहाँ पॉइंट बना के कुछ और लिख देता, कुछ मुझको याद आ जाता, समझ में आई भाई, कुछ और लिख देता पॉइंट ऐसे बना के। ऐसे देखो, ऐसे करके चल रहा हूँ, पॉइंट वाइज लिखो, पैराग्राफ वाइज लिखोगे ना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अपनी बात को समझाना है, मेन मकसद है। जो उसने पूछा उसको उत्तर देना। उसने ये तो पूछा था, आज देखो मैंने और क्या किया, देखो यहाँ यार काली रिवर था, मुझको काली रिवर के पॉइंट ही नहीं याद आया बिल्कुल भी। तो मैंने इंपॉर्टेंस बता दिया, फेमस था ये ना यार, ये जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर उस पर पड़ती है। देखो ये बॉर्डर है ना हमारे पास, बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर पड़ती है ये वाली। जो हमारे पास कौन सी रिवर है? काली रिवर है। मैंने उसी को बता दिया सिर्फ, और मुझको कुछ पॉइंट याद नहीं आया। अगर कोई और याद आता ना मुझको तो मैं उसको भी लिख देता। एक पॉइंट मुझे को हो रहा है, की फॉर यहाँ ना हमारे पास एक संधि हो रखी है हमारे बीच में, एक ट्रीटी हो रखी है हमारे बीच में, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर हमारे पास, महाकाली संधि के नाम से जानते हैं उसको। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी काली रिवर पे ही है, वो भी मैंने लिख दी इस पर जाके कल। ठीक है, तो जो जो मुझको लगता है ना वो मैं लिखता चला गया। समझ में आया मैं क्या बोला तुमको? ठीक है। और तुम भागीरथी, सरयू, फलाना, ढिमका, मुकुड़ा याद कर लोगे पेपर तक उसको, बकवास क्षेत्र हो, कुछ भी लिखे जा रहे हो मतलब। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मेरी डांट पड़ती है, डांट को प्रसाद समझ के पी जाना। समझ में आया बात? ये हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं है सारा, इतनी हिंदी यार, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए तुम किसी को समझ सको, इतनी हिंदी नहीं चाहिए किसी इंग्लिश के समझ सको तुम। समझ आया? कोई हिंदी नहीं, कोई इंग्लिश नहीं, कभी हिंदी इंग्लिश का रोना रोना शुरू कर दो। ठीक है, भारत में नहीं आते क्या? जब सुबह घर में खाना खाते हो, हिंदी में खाते हो इंग्लिश में खाते हो उसको खाने को? अपने पेरेंट्स को, तुम्हारे पेरेंट्स कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? देश का प्रधानमंत्री हिंदी बोलता है, हिंदी सीख लो। इंग्लिश इसलिए सीख लो क्योंकि बाहर सर्वाइव करना है, तो क्या हिंदी क्या इंग्लिश। ठीक है। मेजर लेक ऑफ उत्तराखंड। अब देखो अभी तो मैंने नदियों के बारे में बताया, अब मैं लेक के बारे में बताऊंगा। लेक क्या है उत्तराखंड की? तो मैंने ना यार, मैं चाहता ना, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था मेरे दिमाग में आया नहीं। मैंने जो ऊपर वाला क्वेश्चन लिख रहा था, तो क्वेश्चन लिखते वक्त मेरे दिमाग में आया नहीं, मैंने उसको उस पर उत्तराखंड के मैप पे भी ये सारी नदियों को दिखा देता, लेकिन ज़्यादा इंपैक्ट ना डालता। तो मैंने क्या करा, वहाँ पे डेटा देना ज़्यादा बेहतर समझा, मतलब लिखना ज़्यादा बेहतर समझा। टू द पॉइंट सीधा, जो पूछा उसी का उत्तर सिर्फ, फालतू बकवासबाजी नहीं। बिल्कुल नदियाँ लंबाई, सारी नदियाँ लिख डालेंगे, करमबाई 650 किलोमीटर, 750 किलोमीटर, ये वो फलाना ढिमका, लाइन वाली कॉपी में लिखेंगे। मूर्ख आदमी हो, सुधर जाओ, पढ़ लो। ठीक है। और यहाँ के जो टॉपर बच्चे हैं ना, यहाँ के जो बच्चे हैं, उनकी कॉपी तमीज से पढ़ा करो, जिसकी मैंने कॉपी भेज दी जरूर टाइम लगा के। यार एकदम देखो कोई नहीं सीखता, ये बात तो तय है, लेकिन एक दिन पक्का सीख जाता है। और एक बात यार और समझ लो, देख यहाँ पे सुनो यार, तुम ना अगर सच में लिख रहे हो ना 2 क्वेश्चन डेली के आसपास, मैं लिख के दे सकता हूँ दावे के साथ 100%। इस बात की 100% गारंटी, प्रोबेबिलिटी भी इस बात की 100% है। इस बात की प्रायिकता ज़्यादा है, तुम्हारा सिलेक्शन सबसे पहले होगा। ठीक है, तुम पूरी वीडियो और मेरे हिसाब से चलना पूरा, क्योंकि मैं यूनिट वाइज प्रैक्टिस करूँगा। जब तक तुमने 4-5 यूनिट भी निपटा लोगे ना, तब भी तुम्हारे लिए फियर्स निकल जाएगा अंदर का। समझ में आया बात है? डरो मत, जब भी तुमको टाइम मिले 2 क्वेश्चन लिख दो। इसलिए मैंने तुम फुल टाइम दे दिया। जब तुम 30 मिनट लगाओ, 40 मिनट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे टाइम को रिड्यूस करो कि आज मैंने कल को देख के, आज देख के लिखा, कल को बिना देख के लिखने की कोशिश करो। अपने दिमाग पे जोर डाल लो कि मैं ये वाला पॉइंट भी तो लिख सकती हूँ, ये वाला पॉइंट भी तो इससे रिलेटेड है, ये भी तो इससे संबंधित है, ये इंट्रोडक्शन इतना अच्छा हो सकता है, ये लिख सकता हूँ मैं। ठीक है। अब देखो मैंने लेख को कितने अच्छे तरीके से समझाया। और अपना देखना मेरा, मैंने ना यार उत्तराखंड का मैप बनाया उल्टा सीधा। अब तुम कहोगे गुरुजी आपको तो मैप ही नहीं बनाना आता, ऐसा मैप होता है। अरे चाटे इतने बनूंगा याद रखोगे। ठीक है, आपको मैप ही नहीं बनाता यार, मैप ही बनाओ तुम जाके, बस और कुछ नहीं। उत्तराखंड की सारी लेक दिखा दी, और ये भाई लिख दोगे वहाँ? मुझे को पता नहीं होगा तुमने लेक उत्तराखंड की जितनी भी झील थी उसको लिखने में कितना टाइम लगेगा तुमको। मेजर लेक दिखानी बड़ी बड़ी, सबसे ज़्यादा झील कहाँ है? नैनीताल में। मुझको तो 2-3 ही नहीं याद आई, तो जो 2-3 याद आई ना फेमस, और उसके बारे में जो मुझे बात याद आई, क्योंकि मैं घूमता रहता हूँ उत्तराखंड में। जो उत्तराखंड में घूमता है तो उससे रिलेटेड जो मुझे बात याद है मैं लिखता चला गया। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, जिसके बारे में मुझे जो भी बात पता थी। ठीक है, देखो यहाँ मैंने उत्तराखंड का मैप बनाया, तो मैंने सोचा इसको मैप से बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। मैं चाहता तो पॉइंट वाइज भी लिखता था, सकता था पॉइंट वाइज, और उसका जो पैराग्राफ वाइज भी लिख सकता था। मेन मकसद क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है? एक ही है, अपनी बात को बताना। देखो मुझे इसके बारे में पता है, चाहे तुम मैप के माध्यम से बताओ, चार्ट के माध्यम से बताओ, या जो उसने मांगा ना उसको तुमने फुलफिल कर दिया। जो उसकी डिमांड थी, अगर तुमने उसकी डिमांड को फुलफिल कर दिया, उसकी मांग थी जो, उसकी तुमने पूर्ति कर दी, तो समझ लो तुम्हारा उत्तर हो गया। मैंने क्या उठाया, पहले नैनी लेक दिख दी, तो नैनी लेक जो नैनी मतलब ये नैनी झील है हमारे पास, नैनी झील है। उसका मेजर टूरिज्म अट्रैक्टिव है यहाँ से। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा टूरिज्म यहाँ इसके लिए अट्रैक्टिव होते हैं। आकर्षण जो नैनी लेक है, ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है।
तो मैंने इतना ही बता दिया पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। और तुम चाहे ऐसे लिखो यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र मानी जाती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? उत्तर तो वही है, मैं भी तो वही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये ना जो मेरा कॉन्फिडेंस है और मेरा जो लिखने का तरीका है तुमको तब आएगा जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे। 8 से 10 जैसे जैसे मैं वीडियो बना के डालता रहूँगा वैसे वैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिक। अच्छा, मुझे ऐसे ही लिखना है। चार्ट डायग्राम जियोग्राफी के क्वेश्चनों में खासकर जी डायग्राम का यूज करोगे, इतना ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा, इतना ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा। उत्तराखंड का मैप बनाना सीखो तो 3-4 सेकंड के अंदर, समझ गए? अब हम चलते हैं। देखो दूसरे नंबर में मुझे आ रहा है यार, नैनीताल तो है ही, या नैनीताल के अंदर नैनी लेक तो है ही, नैनी लेक तो है ही, तो उसके अंदर ये भीमताल लेक भी तो है बीच में इसके सेंटर में। हाँ यार, ये तो मुझको पता है, भीमताल लेक भी है इसके अंदर। अच्छा, ये देखो यहाँ साइड में मुझे ना नैनीताल लेक के बारे में, नैनीताल झील के बारे में एक बात और याद आ गई। यहाँ ना यार बोटिंग भी होती है, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले गया था। बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं यहाँ। जो जल वाले गेम होते हैं ना, जल वाले खेल होते हैं, वे भी यहाँ होते हैं बड़ी मात्रा में। तो मुझे याद आता चला गया, फिर मैं लिखता चला गया इसी के बारे में। समझ बात है, क्योंकि ये नौकायान और जल खेलों के लिए प्रसिद्ध है, तो ऐसे लिख देता है। हिंदी में कैसे लिखता है? नैनीताल झील, ऐसे यहाँ लिखते हैं। या प्रमुख पर्यटक स्थल ऐसे मेजर टूरिज्म अट्रैक्शन, तो ऐसे लिखते हैं हम, समझ गए? मेजर टूरिज्म अट्रैक्शन हिंदी में लिखते हैं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र नैनीताल लेक, हो गया बस कहा। दूसरे नंबर पे क्या लिखते हैं? नौकायान जो जल खेलों के लिए प्रसिद्ध, ये नौकायान जल खेलों के लिए प्रसिद्ध। दूसरे नंबर पे 2 पॉइंट जरूर नहीं है, तीसरा पॉइंट याद है तो लिख दिया, नहीं तो रहने दो। तो क्या है इसमें? कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद बी नंबर का पॉइंट देखो, बी नंबर का पॉइंट है भीमताल लेक या भीमताल झील झील जिसको कहते हैं। उसके बाद अगर तुम, मैंने मैप में दिखा तो दिया नैनीताल में है, इसको बार बार बताने की क्या जरूरत है मैप में। तो दूसरे नंबर पर देखो यहाँ से हमारे पास फीचर ए स्मॉल आइसलैंड इन द सेंटर। मैंने कहा ना, जो नैनीताल झील है, नैनीताल झील के मध्य में एक द्वीप है, झील है ना भीमताल है, इसके बीच में एक आइसलैंड है, द्वीप है, इसके बीच में आइसलैंड है स्मॉल, और वो छोटा सा ही द्वीप है। ठीक है, इसका फीचर्स है, इसकी खास बात है। इम्पोर्टेंट फॉर द फिशर्स एंड टूरिज्म, ये लिखा ना मैंने कहा, मत्स्य पालन और पर्यटन का केंद्र बनी, क्योंकि यहाँ से मछली पालन भी होता है। एक तो यहाँ फिशिंग होती है, दूसरा क्या यहाँ क्या होता है, टूरिज्म के लिए वो ये मत्स्य पालन होता है यहाँ पे। और यहाँ क्या होता है, टूरिज्म के लिए, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है ये। ठीक है, बस जो भी इसके पॉइंट याद आता चला जा। ठीक, इंपोर्टेंस जरूर बताना, जो चीज़ें लिखोगे। केवल नदियों की लंबाई लिखने से काम नहीं चलेगा, उसका देश के विकास, सॉरी उत्तराखंड के डेवलपमेंट में क्या योगदान हो सकता है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, इस पर ज़्यादा फोकस करना तुम्हें लिखते वक्त। समझ में आया? तुमको ये देखना है, ये जो उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधन है, उत्तराखंड के जो ह्यूमन रिसोर्स है, नेचुरल ह्यूमन रिसोर्स है, इसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है उत्तराखंड की जीडीपी में। समझ में आया बात है जो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि भाई उत्तराखंड की आय बढ़ाने में, उत्तराखंड की सरकार की इनकम बढ़ाने में, आय बढ़ाने में इनका प्राकृतिक संसाधनों का कैसे योगदान हो सकता है, इस बात पे ज़्यादा बल देना तुमको। समझ में आया बात? है उद्देश्य सरकार को ये भी सलाह देनी है, इनका ध्यान रखना चाहिए, इनके लिए नई पॉलिसी बनानी चाहिए, इस बात पे ज़्यादा बल देना, ना कि उनकी लंबाई लिखने में, ना कि उसको सारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डालने में, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब देखो, क्योंकि मुझे क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्वेश्चन दिखाता हूँ तुमको। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की क्या डिमांड थी। देखो, उत्तराखंड की नदियाँ और झीलों का वर्णन करते हुए उनके आर्थिक सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एंड द कल्चर सिग्निफिकेंस, ये करना। ये क्वेश्चन सेम आया पेपर में। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक, क्या पूछा इसने? देखो इसने क्या पूछा, ध्यान से सुनो, इसने पूछा क्या, इकोनॉमिक एंड कल्चर सिग्निफिकेंस, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालना हमको, ये पूछा इसने। अच्छा, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अब आ जाओ। मैंने हेडिंग क्या बनाई? देखो, मैंने नदियों के बारे में बता दिया, झीलों के बारे में बता दिया। नदी झीलों के बारे में बताने के बाद फिर भी किस पे चला गया? इकोनॉमिक्स एंड कल्चर इंपॉर्टेंस। देखो मैंने कैसे हेडिंग बनाई, और देखो मैंने किस बात को समझा। मैं चाहता तो हेडिंग वाइज लिख सकता था, मैंने सोचा ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। देखना आकर्षण कैसे, मेरे क्वेश्चन को उत्तर क्यों चेक करेगा वो, मेरा सबसे अलग होगा। सब पॉइंट वाइज लिखेंगे, मैं ऐसे डायग्राम वाइज बना के लिख दिया मैंने। ठीक, और अपनी बात को समझाना है, चाहे तुम डायग्राम चार्ट किसी के भी जरिए समझाओ। अब मैंने क्या किया कि जो हमारी नदियाँ थी और जो हमारी झीलें थी, उनका सांस्कृतिक महत्व, एक तरफ तो आर्थिक महत्व बताया, एक तरफ तो हमारा बताया आर्थिक महत्व, और दूसरी तरफ बताया सांस्कृतिक महत्व। देखो, एक तरफ बताया हमारा आर्थिक महत्व, एक तरफ बताया सांस्कृतिक महत्व। जितने भी आर्थिक महत्व का क्या मतलब है? सरकार के लिए पैसा कहाँ से कमाएगा, पैसा कहाँ से आएगा सरकार के लिए, बेनिफिट कहाँ से, क्या हम नदियों और झीलों से अपनी कमाई कर सकते हैं। सांस्कृतिक महत्व क्या है इसका, नदियों और झीलों का? क्या टूरिज्म के लिए आकर्षण का केंद्र, टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकती है, टूरिज्म को प्रमोट कर सकती है। ठीक है, चलो और समझ लो। देखो यहाँ मैंने क्या बताने की कोशिश की इसमें, देखो ध्यान से सुना अच्छे तरीके से। मैंने कहा देखो यार, ये ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर,
ये देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जल विद्युत उत्पादन जिसको कहते हैं। जल विद्युत उत्पादन हो रहा कि नहीं हो रहा, खुद ही बताओ यार, जल विद्युत उत्पादन हो रहा नहीं हो रहा। अब तुम श्रीनगर देख लो, टिहरी देख लो, टिहरी के अंदर टिहरी देख लो और श्रीनगर देख लो। टिहरी हो गया हमारे पास, भाई श्रीनगर हो गया, ठीक है, हाँ ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है हमारे पास यहाँ, ठीक है, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं यहाँ जो ऊर्जा के लिए योगदान देते हैं। ऊर्जा के लिए मतलब क्या कि बिजली बनाई जाती है यहाँ। टिहरी होगा, श्रीनगर होगा, मुझको दो ही याद आए थे, मैंने ये लिख दिया, ये मेजर प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये मेजर प्रोजेक्ट में इंक्लूड है कौन कौन से, हमारे पास टिहरी हुआ, श्रीनगर हुआ। यहाँ से यहाँ क्या होता है, पानी को रोक दिया जाता है और उनसे बिजली बनाई जाती है। तो पानी कहाँ से आता है, नदियों से आता है। तो नदियों को पानी का कौन सा महत्व हो गया, आर्थिक महत्व नहीं हो गया। अगर नदियाँ ना होती तो पानी ना होता, पानी ना होता तो बिजली भी नहीं बनती फिर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट जो काम कर रहे हैं, तो हमारे ये इसलिए तो काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या समझ में आया, उसके मुझे समझ में आया, देखो एग्रीकल्चर वाला पार्ट हमारे पास, ये एग्रीकल्चर मतलब इसका कृषि में क्या महत्व है, इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंस देखना है कृषि में। देखो अगर यार जो रिवर नहीं होगा हमारे पास, ये इरिगेशन जो हमारे पास इरिगेशन हो रहा है ना फार्मिंग के लिए, यानी जो कृषि के लिए हमारे पास सिंचाई हो रही है, वो भी नहीं होगी फिर तुम्हारे पास, ठीक है। तो कृषि सिंचाई में इसका योगदान है। कृषि सिंचाई के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण है। कृषि में जो सिंचाई होती है, इरिगेशन होता है, ठीक है, जो फार्मिंग में जो हमारे पास इरिगेशन होता है, सिंचाई होती है, उसे जल कहाँ से मिलता है, नदी से मिलता है, तो उसको मैंने बता दिया। उसके बाद में तीसरे नंबर में एक याद आया यार, यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट बात, यहाँ तो पर्यटक के लिए आकर्षण का केंद्र है। हाँ यार, पर्यटक के लिए आकर्षण का केंद्र है। जो टूरिज्म है ना, जैसे नैनीताल हो गया हमारे पास, भीमाताल हो गया हमारे पास, टिहरी लेक हुआ, ये मेजर टूरिज्म स्पॉट है, ठीक है, मेजर टूरिज्म स्पॉट, टूरिस्ट स्पॉट है। जितने भी पर्यटन यात्री हैं ना, ज़्यादातर यहाँ घूमने के लिए आते हैं, ठीक है, सारे के सारे यहाँ घूमने जाते हैं, ठीक है, सब यहाँ ही आएंगे घूमने, टूरिज्म। ये और क्या है, कुछ नहीं है यार, ये जो पूछा उसको उत्तर दो, जो उसने पूछा मैंने उसको उत्तर देता चला गया, और आगे आगे दिखाता हूँ मैं उनको। अब अगली बार ध्यान रखना, ठीक है, चार्ट का, डायग्राम का, पॉइंट का किस तरह लिखना। ज्योग्राफी के क्वेश्चन में ज़्यादा डायग्राम का यूज होता है और टू द पॉइंट लिखना पड़ता है, ताकि इतना लिख दो ताकि उसको समझ में आ जाए। यार मेन चीज़ ना वहाँ पर टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो ये एक प्रकार का साइट है, धार्मिक साइट है, ये देखो आप पिलग्राम साइट, देखो कौन सी साइट है, तीर्थ, इसको बोलते हैं तीर्थ स्थल बोलते हैं इसको, ठीक है, तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थान है। देखो हमारे पास ये कल्चर महत्व क्या है, यमुना हो गई, भाई अलकनंदा हो गई, फॉलो नियर स्केरी टेम्पल एंड टाउन्स, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ हमारे पास ये। अब ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, सांस्कृतिक महत्व क्या है यार, सांस्कृतिक महत्व समझ लो इस चीज़ का। ये हमारे पास गंगा, यमुना, अलकनंदा के किनारे, भाई गंगा हुई, अलकनंदा हुई, हमारे पास गंगा में याद देना, देखो यमुना में याद आई, यमुना आई, उसके अलकनंदा आई, और गंगा भी ले लेना, ठीक है। इनके जो तुम देखोगे, इनके तटों पे देखोगे तुम यार, बहुत सारे मंदिर बने हुए, बहुत सारे शहर भी बने हुए, ठीक है। और जो धार्मिक स्थल है, लोग वहाँ देखने जाते हैं, इनके किनारे बनाए गए बिल्कुल। तो इनका महत्व क्या, सांस्कृतिक महत्व भी होगा इनका, देखो कल्चर इंपॉर्टेंस भी होगा इनका। उसके बाद हमारे पास देखो फेस्टिवल की बात कर लेते हैं यहाँ से, कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है यार। हरिद्वार में कुंभ मेला हो गया, गंगा आरती बहुत फेमस हो गई हरिद्वार का यार, जो हरिद्वार में कुंभ मेला हो गया हरिद्वार का, और गंगा आरती बहुत फेमस ही नहीं है हमारे पास ये, ठीक है। उसके बाद देखो मैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये भी देख लो भाई। पौराणिक मान्यता क्या है, मैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, पौराणिक मान्यता क्या है, ये भी देख लो। पुराने लोग क्या मानते थे, गंगा यमुना, एक तो हो गई हमारी गंगा हो गई, एक तो हमारे पास गंगा हो गई यार, एक यमुना हो गई, आर मेंशन इन द रामायण एंड महाभारत, देख लो मैंने ये भी लिख दिया। मैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसका, मैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस मतलब पौराणिक कथा है, पौराणिक महत्व क्या है इसका, पौराणिक मान्यता क्या है इसकी। गंगा और यमुना आर मेंशन इन द रामायण एंड महाभारत, यहाँ भी तो मेंशन है। अब मुझे लगा ना यार, इसका एक कुछ बताना चाहिए गवर्नमेंट को, इसका कंक्लूजन निष्कर्ष देना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। अगर तुम लिखोगे तुमको 2 नंबर फालतू मिलेगा, इसको भी समझ लो, ठीक। देखो द रिवर एंड लेक, रिवर की बात, क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा था, रिवर की बात कर रहा था और लेक की बात कर रहा था। ऑफ उत्तराखंड आर नॉट ओनली विटल विटल फॉर द स्टेट इकोनॉमी, इसने कहा कि जो उत्तराखंड की नदियाँ और उत्तराखंड की रिवर हो गई और लेक हो गई, ठीक है, उत्तराखंड की रिवर्स हो गई, लेक हो गई, नदी हो गई और झील हो गई, ये आर नॉट द विटल फॉर द स्टेट, ये केवल ये ना अर्थव्यवस्था का आधार नहीं है, बल्कि ठीक है, ये केवल नहीं है कि ये यूँ देखो, यूँ समझो, ये केवल यार ये ना नदी हो गई हमारे पास, झील हो गई, ये केवल अर्थव्यवस्था का आधार नहीं है, अच्छा, बट आल्सो डीपली एम्बेडेड इन द कल्चर एंड रिलीजन हेरिटेज, बल्कि सांस्कृतिक धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये ना डीपली एम्बेडेड, इसका मतलब है धार्मिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, किसकी दृष्टि से, कल्चर की दृष्टि से
और कल्चर मतलब सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके संरक्षण के लिए ना तो इनका संरक्षण करना पड़ेगा, इनको बचाना पड़ेगा। सस्टेनेबल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी पॉलिसी बनानी चाहिए, किसको पॉलिसी की आवश्यकता। ठीक है कि अब अगर हमारे नेचुरल रिसोर्स को बचाना है, प्राकृतिक संसाधनों को बचाना, इसके संरक्षण के लिए प्राकृतिक सतत विकास के लिए ठोस नीतियों की आवश्यकता है, ऐसे लिखेंगे। इसके संरक्षण के लिए इसके संरक्षण के लिए सतत विकास के लिए ठोस नीतियों की आवश्यकता है, ये लिखेंगे हमारे पास। समय और नेचुरल रिसोर्स को बनाना है तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी होगी, पॉलिसी की आवश्यकता है। एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग द दीज नेचुरल रिसोर्स। समझ में आया बात क्या बोल रहे हैं हम आपको, ऐसे लिखना है। अब तुम कहोगे गुरुजी हिंदी में दे दो, तुमने नीचे मैंने पूरा का पूरा डेटा दे दिया तुमको यार, ऐसे लिखते हो। देखो नीचे लिख रखा होगा शायद, हाँ ये लिख रखा देखो। उत्तराखंड में पहाड़ी और भौगोलिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ की नदियाँ और झीलें न केवल प्राकृतिक सुंदरता तक बढ़कर आर्थिक सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारे पास। यार इंट्रोडक्शन भी लिखो ना, एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखो, इंट्रोडक्शन है इतनी लाइन छोड़ने के बाद लिखना स्टार्ट करो। तो इतना इतना लिखने के बाद जैसे मैंने लिखना स्टार्ट करा, मैं तुमको अपना इंट्रोडक्शन दिखाता हूँ इसको क्वेश्चन का। मैंने गैप दिया नहीं, देखो यहाँ गैप दिया नहीं, मैं इतना गैप बचा होना चाहिए आपका। किसी भी टॉपिक ये लिखने का सही तरीका, साइंटिफिक तरीका होता है लिखने का। इतना गैप देके तब लिखना स्टार्ट करो अपने उत्तर, यानी ये इसके माथे से चढ़ा के लिखोगे तुम बेवकूफ़ हो क्या। यहाँ से नहीं, यहाँ से इतना गैप कम से कम होना चाहिए, बल्कि इतना गैप होना चाहिए कम से कम 2 सेंटीमीटर का, 1.5 सेंटीमीटर के आसपास का गैप होना चाहिए। 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के आसपास का गैप होना चाहिए, वहाँ से अपना उत्तर लिखना स्टार्ट करो। 1.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का गैप दे तो बहुत है। ठीक है, अपने आंसर को लिखते हैं, समझे। चार्ट डायग्राम पॉइंट इनका इस्तेमाल करो, इनका यूज़ करो, पता लग गया कैसे लिखना है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन का उत्तर दिखाता हूँ तुमको यार। मैंने दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है, अपर पीसीएस वाला लिखा हुआ शायद, अपर पीसीएस वाला दिखाता हूँ तुमको क्वेश्चन। हकीकत ये है इस बार क्वेश्चन ही नहीं आएगा अपर पीसीएस में भी, इसी यूनिट से भी, या लोअर पीसीएस का दे लेना उठा के। मेंस का सिलेबस फिक्स है, प्री में तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा यार, प्री का ना कहीं से भी क्वेश्चन उठा के डाल देगा, लेकिन मेंस का फिक्स होगा। मैं 8-10 क्वेश्चन दूंगा और उनकी चर्चा कर दूंगा, या हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उससे बाहर एक भी नहीं आएगा, उसी का रट्टा मार के चले जाना तुम। अच्छा और आ जाओ, ध्यान से देखो। उत्तराखंड की जलवायु ये नहीं था शायद यार, ये था, देखो ध्यान से क्या पूछा इसने। एक मिनट, ब्लैक पेन ले लिया। उत्तराखंड में भूस्खलन के बारे में पूछ रहा है लैंडस्लाइड के बारे में, भूस्खलन के बारे में। और किसके बारे में पूछ रहा है हमारे पास, ये पूछ रहा है नेचुरल डिजास्टर के बारे में, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। लैंडस्लाइड और क्लाउड बस्टर्स, ये बादल फटने वाली जैसी घटनाएं उत्तराखंड में होती रहती है, आपको उनके बारे में डिस्कस करना। मेजर टेकन द गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से प्रबंधन किए गए बताना आपको। भारत सरकार सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए इनको कम करने के लिए, नेचुरल डिजास्टर को कम करने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के लिए, नेचुरल डिजास्टर्स को कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए ये बताना आपको। जो क्वेश्चन ने पूछा तुम पहले बताए क्या करेंगे, पहले हम लैंडस्लाइड के बारे में बताएंगे, भूस्खलन के बारे में बताएंगे, फिर हम बादल के बारे में बताएंगे, बादल फटने जैसी घटनाएं क्या होती है, इसके बारे में कहाँ कहाँ हुई आज तक वो भी चर्चा करते चलेंगे। तो क्वेश्चन को ऐसे तोड़ना पड़ता है अपने दिमाग में, फिर उसको जानेंगे कि भूस्खलन का ना क्या कारण होते हैं और भूस्खलन का प्रभाव क्या होता है। देख लो क्वेश्चन कहाँ कहाँ बचा हुआ, क्या क्या पूछ रहा, जो पूछा पहले बताएंगे भूस्खलन क्या होता है उसको, फिर बताएंगे भूस्खलन के कारण क्या होते हैं, फिर कारण बताएंगे प्रभाव बताएंगे, फिर बादल फटने में जाएंगे, बादल फटने के कारण बताएंगे, कोज बताएंगे, उसके इंपैक्ट बताएंगे, फिर प्रभाव क्या होता है। इस तरह अपने उत्तर को तोड़ लेना। फिर उसको बताएंगे गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से एफर्ट करे गए, जो गवर्नमेंट है ना इसने कौन कौन से मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से एफर्ट करे गए, कौन कौन से प्रबंधन करे गए, ठीक है, इससे बचने के लिए। तो क्वेश्चन को कई पार्ट में तोड़ लेंगे। तो पहले भूस्खलन के बारे में, उसका कारण उसका प्रभाव, फिर बादल फटने के बारे में, उसका कारण उसका प्रभाव, उसके बाद ध्यान देखो ध्यान से, मैंने कहा ना ध्यान से, एक तो हमारे पास ये लैंडस्लाइड हो गया, एक क्लाउड बस्टर्स हो गया हमारे पास, क्लाउड बस्टर्स, ठीक है। अब एक तो बादल फटना हो गया, एक हमारे पास हो गया भूस्खलन, लैंडस्लाइड हो गया हमारे पास। तो उनके बारे में इनको कोच बताएंगे, इम्पैक्ट बताएंगे। डिस्कस द मेजर टेकन द, फिर गवर्नमेंट ने कौन कौन से एफर्ट करे, सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास करे गए, ठीक। अब आ जाओ, मैंने ये भी लिख दिया, आ जाओ। अब तुमको उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। तुम क्वेश्चन ही नहीं समझना स्टार्ट कर दे, सीधा सर्च करोगे, इधर से देखोगे उधर से देखोगे, लेकिन मैं 10 क्वेश्चन दूंगा, 10 के 10 क्वेश्चन उससे बाहर कभी नहीं आएगा। जाके चले जाना, इसे धूमधाम कभी भी लिख देना, आज से 4 साल बाद जाके मेंस लिखोगे तो भी इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जो मैं उत्तर दे रहा हूँ तुमको लिख के वाला, बैठ के जाके लिखो, ठीक। अब देखो यहाँ क्या है, बहुत गौर से देखना, बड़े प्यार के साथ देखना यार।
ये हमारे पास उत्तराखंड, हाँ गुरुजी उत्तराखंड हो गया। ड्यू टू जियोग्राफिकल एंड कल्चर क्लाइमेट कंडीशन, ठीक। अब इसमें क्या कहा गया, उत्तराखंड अपनी भौगोलिक संरचना और जलवायु परिस्थितियों के कारण, उत्तराखंड अपनी जियोग्राफिकल हो गया और क्लाइमेट हो गया, यानी अपनी भौगोलिक संरचना हो गई उसकी, और ये हमारे पास भौगोलिक संरचना के बाद ये क्या हुई, क्लाइमेट कंडीशन मतलब जलवायु परिस्थितियाँ होगी, क्लाइमेट कंडीशन जलवायु परिस्थिति के कारण भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएं होती रहती है। इज हाईली प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर सच एज द लैंडस्लाइड एंड क्लाउड बस्टर्स। तो ये मैंने कहा ना, ये ना बहुत अत्यंत पता है संवेदनशील प्रोन लिखा ना, हाईली प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर, इज हाईली प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर सच ऐसे लैंडस्लाइड एंड क्लाउड बस्टर। मैंने कहा ना उत्तराखंड के अंदर ना, उत्तराखंड में क्या है देखो, उत्तराखंड में भौगोलिक संरचना, जियोग्राफिकल और एंड क्लाइमेट कंडीशन, यानी भौगोलिक संरचना और जलवायु परिस्थिति के कारण यहाँ पे हाईली प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर, ये अति संवेदनशील है। किसके लिए, नेचुरल डिजास्टर के कारण। नेचुरल डिजास्टर क्या है, जैसे हमारे पास लैंडस्लाइड हो गई और क्लाउड बस्टर्स हो गई, उसके कारण ये, ठीक है, अति संवेदनशील है, हाईली प्रोन है, समझ में, अति संवेदनशील है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, चलो हम बात करते हैं, एक तो इसमें दो चीज़ की बात करी गई, एक तो लैंडस्लाइड की यानी भूस्खलन की, एक क्लाउड बस्टर्स की यानी बादल फटने जैसी घटनाओं की। तो उनकी बात करते हैं। उसमें पूछा था ना कि लैंडस्लाइड क्या होता है, इसके कोज बताओ, कारण बताओ उसके। लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन, ठीक, इसके कारण बताने हमको। लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है, भूस्खलन, ये क्या होता है, उसके कारण बताने, कोज बताने, इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसका, अगर भूस्खलन हुआ उसके बताना मुझे भूस्खलन का कारण क्या है और भूस्खलन के प्रभाव कहाँ पड़ेंगे, ठीक है। तो उसको ना मैं बताता चला कि इतने छोटे छोटे पॉइंट मैंने बताया, उसको अपनी बात मैंने समझा दी, जो पूछा ना उसको टू द पॉइंट बताता चला गया, ठीक है। देखो मैंने कितने अच्छे डायग्राम का यूज़ करा। अब क्या करूँ, मेरा नंबर काट लेगा, चाह के भी नहीं काटेगा, उसकी मजबूरी बन जाएगी नंबर देना। अब तुम कहोगे गुरुजी हमको कैसे आएगा, अभी यही तो सिखा रहा हूँ, इसको देख के प्रैक्टिस करना सीखो, इसको देख के हिंदी में लिखना सीखो। जो पॉइंट लिखे हुए हैं सारे मैंने हिंदी में नीचे आंसर दे दिया है, देख देख के, समझ में आया बात, ये उसको देख देख के लिखना सीखो। अब देखो पढ़ो, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, कारण क्या है, देखो लैंडस्लाइड क्यों होता है, क्योंकि हमारे यहाँ का यार जो हमारे यहाँ का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है ना, वो है ही ऐसा, भौगोलिक संरचना। क्यों, हमारे यहाँ ने हमारे जो हिमालयन माउंटेन है, ये हाईली अनस्टेबल है। जब अनस्टेबल है ना, क्योंकि अभी तो बन ही रहा है, जब अनस्टेबल है ना, इसके अंदर ना भूकंप आते रहते हैं, तो भूकंप आने के कारण ही यार लैंडस्लाइड होता है, जमीन खिसक जाती है यार, समझ में आया बात। क्या मैंने कहा नहीं, माउंटेन हाईली अनस्टेबल, जो हमारे पास यंग है ना अभी, अब तुमको पता है यंग चाहे माउंटेन हो या यंग व्यक्ति हो, इस तरह ही फड़फड़ाता रहता है, इस तरह हिमालय फड़फड़ा रहा है यार, समझ गए। तो इसके कारण ना फिर लैंडस्लाइड होता है, एक कारण ही हो गया। दूसरा कारण पता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानवीय क्रियाकलाप। ये ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानवीय क्रियाकलाप, यार मानव भी तो बदतमीज है यहाँ का, समझ में आया बात। देखा नहीं, ये 4 धाम की यात्रा, 4 धाम को जोड़ा जा रहा है, पहाड़ को काट रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं, यार कितना कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पे, समझ में, कितना सारा मानवीय क्रियाकलाप के कारण भी तो होता है, ठीक है। निर्माण कार्य चलता है यहाँ पे, सड़क बनती है, सड़क, भवन, ठीक, और भी बहुत सारे, पहाड़ की कटाई करते हैं लोग, पहाड़ से बम से उड़ाते हैं, तो एक का इम्पैक्ट कहीं, जहाँ बम उड़ाओगे तो दूसरे वाले पहाड़ खिसक जाएगा, फिर लैंडस्लाइड होगा, लैंडस्लाइड में तो भूस्खलन होगा, समझ गए। उसके बाद डिफोरेस्टेशन हो गया हमारे पास, ये वनों की कटाई जिसको कहते हैं। यार देखा नहीं, लोग वन काटते ही चले जा रहे हैं। अभी देखो कैग की रिपोर्ट आई, यहाँ पे डाल देता मैं, अगर मैं जानना होता इसको भी मैं, अगर मैं चाहूँ ना इस वाले वर्ड को भी डिटेल कर सकता हूँ, लेकिन यही है ना मेरे पास शब्द की, मेरे पास ना समय की कमी पड़ जाएगी, इससे ज़्यादा लिख भी नहीं पाएंगे हम। चाहे तो एग्जाम्पल में डाल सकते हैं, इसके एग्जाम्पल डाल दो उसके आगे, ठीक है। ये डिफोरेस्टेशन होगा हमारे पास, वनों की कटाई, डिफोरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई, वन का थोड़े काट रहे हो तुम। देखा कैग की रिपोर्ट आई थी, 34 लाख करोड़ रुपए खा गए उत्तराखंड के लोग, अपने घर में आईफोन और जो स्कूटर खरीद के रख लिए उन्होंने, इतना बुरा हाल है। तो हैवी रेनफॉल हो गया हमारे पास, ये हैवी रेनफॉल मतलब क्या है हमारे पास, ये वर्षा होती है, जब वर्षा होगी तो क्या होगा, पहाड़ नीचे से कमजोर हो जाएगा, खिसक जाएगा, हैवी रेनफॉल होगा। तो यही तो, और क्या है, ऐसे ही तो लिखना। जो मुझको याद आता मैं चला गया था, तो मुझे 2 ही पॉइंट याद है, मैंने 2 ही लिख दिए। चलो और दिखाता हूँ तुमको, उम्मीद करता हूँ इसके बाद तुम्हारा यार बहुत सुधार होगा, ठीक है। मैंने सोचा ये बताना चाहिए मुझको, नहीं तो तुम परेशान हो जाओगे यार लिखते लिखते, कैसे लिखना देख लो, चित्र है, ठीक। बस मेरा मॉडल उत्तर जरूर देखना, मॉडल आंसर, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, ठीक है, देख लेना, लिख लेना यार, कोई हिंदी नहीं कोई इंग्लिश नहीं, लिखो तो एक बार, कोशिश तो करो। उसके बाद इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, लैंडस्लाइड का इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, प्रभाव कहाँ पड़ता है इसका,
अच्छा, क्या होगा मतलब खुद ही सोचो, दिमाग पे जोर डाल लो। ये कुछ ऐसे पॉइंट है, कब चाहे भूस्खलन, अब मैं जो यहाँ पे ये बताने जा रहा हूँ ना, ये तुमको भूकंप में भी काम आएंगे। ये भूकंप मतलब अर्थक्वेक में भी काम आएंगे हमारे पास। कोई भी डिजास्टर आ जाए उसमें ये पॉइंट आराम से तुम कभी भी लिख सकते हो, कभी भी। ये वाला जो पॉइंट मैं बताने तुमको जा रहा हूँ, ये वाला कभी भी जब उसका प्रभाव की बात आएगी पूछेगा पूछेगा। तो ऐसे होती है मेंस की तैयारी यार, कुछ चीज़ें पहले से तैयार कर रखनी पड़ती है। समझ, ये वाले पॉइंट तुम कभी भी लिख दो। ये वाले जो मैं पॉइंट तुमको बताने जा रहा हूँ, और किसके इम्पैक्ट में, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो, कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, चाहे वो भूस्खलन हो, बाढ़ हो, जो वाला मुख्य आराम से काम आ जाएंगे यार ये कहीं भी। तो उसके बाद में तुम्हें समाधान भी दूंगा, कुछ गवर्नमेंट के कुछ एफर्ट्स भी दूंगा। वे भी कुछ ऐसे पॉइंट होंगे तुम बार बार लिखोगे, हमेशा लिखोगे उनको। 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मैंने कहता हूँ 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखो, 1 यूनिट से 10 क्वेश्चन लिख के देख लो, काम 36 तुम्हारा, बस होगी तुम्हारी प्रैक्टिस। ठीक है, क्या होगा देखो, पर क्या प्रभाव पड़ेगा भूस्खलन का, क्या प्रभाव पड़ेगा लैंडस्लाइड का, क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक तो हमारे पास लॉस एंड लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ यार, जीवन खराब हो जाएगा हमारे पास, धन संपत्ति की हानि होगी हमारे पास। इसको बोलते हैं लॉस एंड लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ को बोलते हैं जनहानि। जनहानि मतलब जान माल की हानि जिसको बोला। एक तो हमारे पास यो फेटलाइट जिसको बोलते हैं, हमारे पास मृत्यु, लोग घायल होने से हो जाएंगे। ठीक है, भूस्खलन से लोगों की मृत्यु हो जाएगी, और घायल जैसी घटनाएं इससे बढ़ जाएगी, होगी। डैमेज टू प्रॉपर्टी, डैमेज टू प्रॉपर्टी, संपत्ति और असंरचना को नुकसान पहुंचेगा यार। डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबसे बड़ी खास बात है। रोड पुल सब सत्यानाश हो जाएगा। ये हमारे पास जो हमारी सरकार पूंजीगत व्यय कर रही थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही थी, सरकार जो पूंजीगत व्यय कर रही थी, उसको नुकसान हो जाएगा यार। रोड चली जाएगी, ठीक है, ब्रिज चले जाएंगे यार, बिल्डिंग चली जाएगी, कोलैप्स हो जाएंगे सभी, ठीक है, गिर जाएंगे सभी, आर्थिक नुकसान हो जाएगा यार। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंटल, इसको क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ लाइफ मतलब जनहानि। दूसरे नंबर पे क्या है, डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब है संपत्ति और संरचना को नुकसान। ये पॉइंट कुछ ऐसे हैं, कहीं भी लिख सकते हो तुम इसको। मान लो कल को लैंडस्लाइड की जगह आ गया भूकंप, तो भूकंप के भी ये पॉइंट वहीं वहाँ भी काम आ जाएंगे तुमको। ये पॉइंट क्या भूकंप से होगा नहीं, लॉस ऑफ लाइफ नहीं होगी भूकंप से, बताओ, अर्थक्वेक से होगा नहीं, डैमेज टू प्रॉपर्टी नहीं होगा उससे, बताओ होगा नहीं क्या, बताओ, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट नहीं होगा, पर्यावरण प्रभाव नहीं होगा, पर्यावरण प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली तुमको सोचना पड़ेगा। ये तुमको जब ही आएगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे यार। इस पॉइंट को तो मैं वहाँ भी लिख सकता हूँ, डेली डेली प्रैक्टिस करने से आएगा तुमको। और जब तुम याद करना शुरू कर दोगे, 8-10 क्वेश्चन का डेटा निकाल के बस हो गया यार, अच्छे मॉडल उत्तर निकाल के, जब तुम सच में लिख रहे हो। इसका मतलब जानते हो, तुम सारी भीड़ को पीछे छोड़ो, सारी भीड़ को। अगर तुम 2 क्वेश्चन डेली भी लिखोगे, क्या तुमको इतना टाइम नहीं मिलता तुम 2 क्वेश्चन लिख दो? सब मिलता है यार, तुम्हारा अपना टाइम मैनेजमेंट सुधारो। ठीक है, अब आ जाओ, देखो मैंने ऊपर किसके बारे में समझाया, मैंने ऊपर समझाया, पता है किसके बारे में ऊपर समझाया मैंने यार, उसके क्या बोलते हैं उसके, लैंडस्लाइड के बारे में। अब मैं क्लाउड बस्टर्स के बारे में समझाता हूँ, बादल फटने जैसी घटना के बारे में, क्लाउड बस्ट। ठीक है, अब देखो बादल फटने जैसी घटना है, उसके कोज क्या है, कारण क्या है, या उसका प्रभाव क्या है। ये कोज मतलब कारण, इसका इम्पैक्ट मतलब प्रभाव क्या है, ये भी समझ लो, अच्छे से समझ लेना बड़े प्यार के साथ। ठीक है, ये क्या है समझ लो, उसके कारण क्या है, देखो कारण क्या है, बताओ। बादल फटने जैसी घटनाएं क्यों होती है, लोकल क्लाइमेट कंडीशन होती है यार, लोग मतलब स्थानीय जलवायु परिस्थितियाँ होती है। ठीक है, स्थानीय जलवायु, लोकल क्या है, लोकल क्लाइमेट कंडीशन होती है। ठीक, क्या होता है पता है क्या होता है यार, जो है ना, एक तो हमारे पास गर्म हवाएं होती है, हमारे पास एक ठंडी हवाएं होती है। तो गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं ना यार आपस में मिल जाती हैं पर्वत पे पास पहुंच के। जब गर्म हवाएं और ठंडी हवा आपस में मिल जाती है ना, तो एक्सट्रीमली, तो वहाँ पे एक्सट्रीमली रेनफॉल होता है। ठीक है, एक्सट्रीमली रेनफॉल होता है वहाँ पे, तो यही दिक्कत होती है हमारे पास, और बहुत ज़्यादा मात्रा में रेनफॉल होता है। ठीक है, रैपिड, ये लिखा ना, रैपिडली अपलिफ्ट, हवाएं ऊपर उठती है गर्म होने के बाद। जैसे एयर गर्म हो जाएगी ना, वो ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के बाद ना वो ठंडी हवा से मिल जाएगी। जैसे मिल जाएगी ना, तो फिर वहाँ वो बताए वर्षा का रूप धारण कर लेगी, वहाँ बड़ी मात्रा के अंदर ना जब वर्षा का रूप धारण कर लेगी, तो वहाँ बादल एकदम तुरंत फिर बादल फट जाएंगे वहाँ पे। ये कारण है इसका। देखो यहाँ पे यार, ये क्लाइमेट चेंज है हमारे पास, ये क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन जिसको बोलते हैं। ठीक है, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लाउड बस्टर्स, ये लिखा हुआ हमारे पास। ये इसमें क्या हो रहा है देखो, हमारे पास एक तो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा है हमारे पास। दूसरा है कि बादल, इसी कारण तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, किसकी, क्लाउड बस्टर्स की, बादल फटने जैसी घटनाओं की समस्या बढ़ रही है।
ये सब मैंने हिंदी में भी दिया हुआ नीचे, एक एक पॉइंट दिया हुआ, उसको वहाँ से जाके लिख सकते हो। देखिए तुम स्टाइल सीखना कैसे लिखना। अब तुम हिंदी में मुझे उसको ऐसे लिख के दिखाना उत्तर को, इसी को देख देख के, बिल्कुल जो हिंदी वाला बच्चा होगा, ठीक है, उसको देख देख के सब मैंने समझा दिया पूरा, ऐसे ही लिखना तुम, ध्यान से समझ लो मेरी बात। उसके बाद इधर चले जाओ भाई, देखो अगर हम हमारे पास बादल फट जाए तो क्या इम्पैक्ट होगा, बताओ क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी। हाँ, तो दिमाग पे जोर भी डाला करो, फ्लैश फ्लड जिसे बोलते हैं, फ्लैश फ्लड मतलब बाढ़ का आना, ठीक है, अचानक आ जाएगी बाढ़, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास उससे क्या होगा, जो रिवर्स होगी ना, ठीक है, रिवर्स उनका जो जल स्तर है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी कारण अचानक तुरंत से बाढ़ आ जाएगी। केदारनाथ में यही तो हाल हुआ था, केदारनाथ का मैंने एग्जांपल भी देता है यार। तुम एक एक पॉइंट को ना लिखते वक्त उसको उसको ना एग्जांपल के साथ अगर वेरीफाई कर दो, तुमको ज़्यादा अच्छा नंबर मिलता है। अभी मैं तुमको एग्जांपल लिखने अगली वाली क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने यार पहली बार समझा रहा हूँ तुमको कि यार तो इससे तुम बहुत लोगे। उसके बाद क्या हुआ, देखो क्या होगा, दिमाग पे जोर डालना पड़ता है यार, पर कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा। अगर हमारे पास बादल फट गए, कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा, कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, ठीक है। एक तो तुरंत बाढ़ आ जाएगी यार, अब बाढ़ आ जाएगी तो मैंने उदाहरण भी दे दिया कि कैसे कैसे बाढ़ आएगी। जैसे केदारनाथ में आ गई थी हमारे पास, लैंडस्लाइड हो जाएगा, भूस्खलन भी तो हो जाएगा हमारे पास। अभी तो हम पड़ गए भूस्खलन वाला पूरा का पूरा, समझ में आया बात या। क्योंकि अत्यधिक वर्षा से पता है क्या होता है, जो सोइल होती है ना वो खिसक जाती है नीचे, जो मिट्टी होती है, ठीक है, ढाल हो जाता है पूरा का पूरा। मैंने कहा पूरा का पूरा ढाल के कारण जो पहाड़ पूरी तरह खिसक जाता है। वहाँ रेनफॉल होती है ना बड़ी मात्रा में, तो वहाँ जो स्लोप होता है, ढाल होता है, उससे ना पूरा पहाड़ खिसक जाता है यार, ठीक है। और क्या होता है चलो बताओ, मैंने बताया। और अगर अगर हमारे पास ये क्या बोलते हैं इसको, बादल फट गया और लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लॉस लाइफ का तो और प्रॉपर्टी का, धन संपत्ति जान मान की हानि हो जाएगी। जैसे देखो हमारे पास गांव गांव हो गए ना, गांव वाले एरिया में जो कृषि भूमि वो भी नष्ट हो जाएगी। समझ में आया बात क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह डिस्टोर्ड हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, पूरा विनाश हो जाएगा उसका। तो ये तुमको समझना होगा ऐप, तुमको ऐसे लिखना होगा। हाँ, अंतर बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं तुमको, टू द पॉइंट। इसके इस स्तर पर तुम आ जाओ ना लिखते, तो समझ जाना तुम आंसर राइटिंग तुम्हारी पक्की हो गई। जब तक इस स्तर पे नहीं आए ना लिखते लिखते, हो सकता है तुम शुरू में दे दे के लिखोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए पता है क्या है, हकीकत ये तुम लिखोगे, ठीक है। जो डेली लिखता जाएगा उसकी अलग लेवल की आंसर राइटिंग होगी। मैं बहुत सारे बच्चों से बात करवा सकता हूँ तुमको जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, और उनकी आंसर राइटिंग अच्छे लेवल की आंसर राइटिंग हो गई जब उन्होंने लगातार 3-4 महीने मेरे साथ काम करा था, ठीक है। बल्कि 10-15 दिन में सुधार होने लगता है। बस लिखना मत छोड़ना, नहीं तो फिर ये एग्जाम की तैयारी छोड़ देना। मैं बोलता हूँ कड़वा, या तो एग्जाम की तैयारी छोड़ देना, नहीं तो लिखना शुरू कर देना, ठीक है। आओ अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट, यहाँ लिखा गवर्नमेंट मैनेजमेंट एफर्ट, सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास करे गए। तो जो सरकार के द्वारा प्रयास करे गए ना, वो मैंने यहाँ पे डाल दिए। देखो कौन कौन से प्रयास करे गए, ठीक है। आपदा प्रबंधन योजना बनाई गई, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया गया, ठीक है। जो प्लान बनाया गया ना उसके अंदर क्या था, उस प्लान के अंदर वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उत्तराखंड की सरकार के ने आपदा प्रबंधन के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई, और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, जोखिम मूल्यांकन। हमारे पास जोखिम मूल्यांकन, रिस्क असेसमेंट जिसे बोलते हैं। उसके बाद इमरजेंसी हो गई हमारे पास, आपातकालीन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास के लिए। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने ये एक नई योजना बना रखी है कि जब ना जहाँ भी आपदा आएगी उसको जोखिम मूल्यांकन कम करेंगे। उससे जोखिम मूल्यांकन का क्या मतलब है, ताकि उस जो आपदा का, कोई भी आपदा आएगी, कोई भी डिजास्टर आएगी, उसका जोखिम कम से कम हो। असेसमेंट करेंगे, उसका आकलन करेंगे। इमरजेंसी के समय उसको क्या करेंगे, ठीक है, इमरजेंसी में क्या करेंगे, कौन कौन सी योजना बनाई है, पर योजना बना रखी है हमने। रिहेबिलिटेशन, उन लोगों को हमको कहाँ स्थानांतरित करना है, कहाँ लेके जाना है, ठीक है। और आ जाओ, लैंडस्लाइड होगा हमारे पास, लैंडस्लाइड जोन मैपिंग जिसको बोलते हैं हमारे पास, भूस्खलन जोन मैपिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। राज्य में भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान और मानचित्रण किया जाएगा, ठीक है। क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, किसका, मैपिंग होगी, मतलब कहाँ कहाँ लैंडस्लाइड हो सकती है, उस क्षेत्र का पहले ही खाली कर देंगे, मिनिमम रिस्क लेंगे वहाँ पे। समझ बात, क्योंकि अति संवेदनशील एरिया होता है ना, प्रोन एरिया। उसके बाद देखो हमारे यहाँ ये देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन हमारे पास, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन मतलब हमारे पास ये है, हमारे पास वन संरक्षण। आगे चलते हैं, ये तो करेंगे हम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन करेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो अब मेरी बात सुनो गौर से, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, देखो गवर्नमेंट मैनेजमेंट एफर्ट्स, तो इनको ना रट्टा मान लेना। एक पॉइंट होगा हमारे पास, 1 2 3, एक और होगा मेरे पास। देखो 4 पॉइंट लिखे थे ना मैंने, हाँ 4-5 पॉइंट, 5 पॉइंट लिख रखे हैं मैंने, 5 5 6,
अब मैं क्यों कह रहा हूँ इनको रट्टा मार लेना, ठीक, अच्छे तरीके से रट लेना। इनके एग्जाम्पल भी होते हैं, आगे बताऊंगा मैं जब अगली क्लास लूँगा। एग्जाम्पल भी इनके वेरीफाई करना होता है। 5 पॉइंट लिख के ना तुम, 5 पॉइंट याद करके, अब तुमको क्या होगा, 5 पॉइंट याद करके ना, आज की बात कोई भी आपदा दे, कोई भी, चाहे आपदा में क्या क्या आता है देखो। एक तो हमारे पास आ जाएगा आपदा में, आपसे आपके पास आइए भूकंप आ गया, आपके पास भूकंप आ गया एक। दूसरा बताओ बाढ़ आ गई हमारे पास, ठीक है। तीसरा बादल फटना आ गया, बादल फटना। और बताओ हमारे पास, और बताओ कुछ भी, सुनामी आ जाए यार, सुनामी तो आएगी नहीं, और कुछ बताओ, कुछ भी आपदा, कोई भी आपदा है, कोई आपदा, कोई भी आपदा, कोई भी आपदा। यार किसी आपदा में अगर तुमसे पूछने लगा, पूछेगा ही तुमसे यार, उसका उसका एरिया ही पूछेगा, बताओ उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने क्या करा भाई, क्या करा उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने, तो तुम बताओगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए। तो गवर्नमेंट के प्रयास हैं ये 5 पॉइंट तुम हर आपदा में काम आएंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, इन 5 के 5 पॉइंट को रट्टा मार लेगा, अच्छे से बना लेगा इनको। इसके नीचे ना मैं एग्जाम्पल भी डाल दूंगा कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, ठीक है। अभी तो मैंने उसको बताया नहीं तुमको, और भी तो मैं कह रहा हूँ तुमको 5 पॉइंट याद करके तुम हर प्रकार की आपदा के उपाय भी लिखोगे। समझ बात है। अगर तुमसे यही पूछे, चलो ये तो गवर्नमेंट के एफर्ट से, अब इन्हीं पॉइंट को तुम बदल के अपनी तरफ से यूज कर सकते हो। तुमसे वो कल को जाके पूछ ले, बताओ कि जो भारत सरकार को क्या क्या करना चाहिए, तो तुम यही दे देना ना, यही एडवाइस दे देना, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना चाहिए। समझ बात है। उसके बाद लैंडस्लाइड जोन मैपिंग करनी चाहिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन करना चाहिए, वनों का संरक्षण करना चाहिए, कम्युनिटी को अवेयरनेस करना चाहिए, चाहिए 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 लगा देना सबको। क्लाइमेट एडप्शन स्ट्रेटजीज को फॉलो करना चाहिए, ऐसे एक लिखना पड़ता है भाई मेंस में। तो ये मेहनत होती है सिर्फ एक बार बस, उसके बाद तो सिर्फ जाओ लिखो सीधा। अब तुमको और भी समझा दूँ, देखो मैंने ये भी समझा दो, चलो। फॉरेस्ट कंजर्वेशन होगा हमारे पास, ये देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन मतलब क्या है, आप यार रिफॉरेस्टेशन करो, लगाओ दोबारा वन, वृक्षारोपण करो यार। वन संरक्षण के माध्यम से मिट्टी क्या क्या होता है देखो, अगर तुम फॉरेस्टेशन करोगे तो उससे पता है क्या होता है, इससे ना जो सोइल होती है हमारे पास, उसकी ना स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मजबूत होती है, मजबूत मिट्टी की पकड़ना मजबूत करने से फिर क्या होता है, लैंडस्लाइड नहीं होता हमारा, समझे। उसके बाद ये हमारे पास देखो कम्युनिटी अवेयरनेस, अगर लोग ही जागरूक नहीं होंगे यार बताओ, लोग पेड़ों को काटते चले जाएंगे। समझ में आया बात है, लोग ना यार कार्बन के प्रति जागरूक नहीं हुए, कार्बन का मिशन करते चले जाएंगे। इसलिए यार जरूरी है लोकल लेवल पे ट्रेनिंग देना, ठीक है। तो लोकल लेवल पे जाकर ट्रेनिंग देना, लोकल प्रिपेयर्ड होना, पहले इमरजेंसी और रिस्पॉन्स पूरा का पूरा, जाकर टेक्निक उनको बताना। समझ में आया बात, ये तो बहुत जरूरी है। सामुदायिक जागरूकता, स्थानीय समुदाय को आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रक्रिया से सुरक्षित प्रथाओं उनके बारे में शिक्षा देना, टेक्निक देना उनके बारे में, उनके जाके सिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है। कम्युनिटी अवेयरनेस समझ में आया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्लाइमेट एडप्शन। क्लाइमेट एडप्शन का मतलब क्या है, क्लाइमेट एडप्शन स्ट्रेटजीज, यार जलवायु अनुकूलन रणनीति बनानी पड़ेगी हमको। जलवायु अनुकूलन इसका मतलब जानते हो क्या हो यार, एक बात बताओ करे जरा हमको, वही ये बताओ यार, तुमको पता है कि इस एरिया में जो है बादल फट सकते हैं, तो यार उस एरिया में बादल फट सकते हैं, तो वहाँ रह क्यों रहे हो, वहाँ से निकल के जब बरसात का मौसम है वहाँ से कहीं और चले जाओ ना। समझ में आया बात, या तो उसका एरिया है तो उस एरिया से वहाँ से ट्रांसफर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एक तो तरीका हो सकता है, जहाँ हम जैसा मौसम होगा ना उसके हिसाब से परिस्थितियाँ होनी चाहिए, इसको बोलते हैं जलवायु एडप्शन स्ट्रेटजीज, ठीक है। जलवायु अनुकूलन रणनीतियाँ ये बनानी पड़ेगी हमको, ठीक है, अपनानी अपनानी पड़ेगी हमको, ठीक है। अब दूसरा, तुम चाहे तो इसका निष्कर्ष लिख सकते थे, निष्कर्ष लिख सकते थे, निष्कर्ष दे, बिना निष्कर्ष के बिना काम चल जाएगा, अगर लिख दोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा निष्कर्ष लिखने से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ जरा इसको भी समझेंगे हम, ठीक है। क्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देना, समझ में आया बात है। निष्कर्ष लिख सकते हो, सरकार को एडवाइस दे सकते हो, वैसे तो तुमने दे ही दिया पूरा का पूरा, तुम चाहे तो कुछ भी। सरकार ना फोकस करे किस पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। इसका मतलब क्या जानते हो क्या है, इसका मतलब है सरकार फोकस करे, हाँ मैं उत्तर देखो यार, सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी होगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। समझ में आया बात है, ये डेवलपमेंट को तो नहीं रोक सकते ना, सतत विकास, विकास यार कंपनी उद्योग भी तो लगना जरूरी है ना, क्योंकि इनके कारण तो नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब एक नया टर्म आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास जिसको कहते हैं हम, ठीक है। विकास भी होना चाहिए, पर्यावरण का भी ध्यान रखना होगा हमको। समझ में आया बात है। तो ये हमारे पास उत्तर देखो ऐसे लिखना पड़ता है, तो तुमको सोचना पड़ेगा ये बात। ये तो यहाँ के कुछ बच्चों की टॉपर बच्चों की कॉपी भी दिखाता हूँ मैं तुमको। अब मैं एक काम करता हूँ कि तो बच्चे के यहाँ टॉपर कॉपी निकाल लेता हूँ, एक मिनट रुको, हिंदी मीडियम वाले की निकाल लेता हूँ किसी बच्चे की टॉपर कॉपी, उसका भी थोड़ा थोड़ा विश्लेषण कर ही देता हूँ।
अब देखो मैंने एक बच्चे की कॉपी निकाल ली, ये लड़की हमारे की है, मैं इनसे लिख के आई जो, ठीक है, उनकी देख लो टॉपर कॉपी। इसने क्या लिखा देखो, ध्यान से सुना तरीके, इसने इसने क्वेश्चन का उत्तर लिखा, क्या क्वेश्चन का है, इसको भी देख लो, ध्यान से देखना मेरी बात आज, ये तुमको ना धीरे धीरे फेयर से निकलना शुरू हो जाएगा। अब देखो इसने ये मैंने सिखाया आवाज़ को, देखो ये कहाँ से स्टार्ट करा इसने उत्तर, मैंने पहले समझाया अपने उत्तर को यहाँ से स्टार्ट करो, कम से कम थोड़ा सा गैप छोड़ के, 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के। उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, इसने बताया, जिसकी सौंदर्यता को यहाँ प्रवाहित नदियों और विशाल हिमनदों और ऊंचे पर्वत शिखरों और विविधतापूर्ण वन्यजीवों से निबढ़ाया है। अब देखो इसके दिमाग में सारी बातें कब आएगी, ये लिखने से बाद आती है, यार मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो मैंने लिखता था इसने लिख दिया हो, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक संरचना मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, भौगोलिक संरचना को। इसका उत्तर देखो तो, देखो तराई भबर उपजाऊ, इसने मेंस के लिख रखे अपर पीसीएस वाले, तराई भबर क्षेत्र, तराई भबर क्षेत्र, मध्य हिमालय क्षेत्र, वर्ध हिमालय क्षेत्र। तराई भबर को उसने बता दिया उपजाऊ और जल की उपलब्धता ज़्यादा है, बागवानी होती है, यहाँ शीतोष्ण वनस्पतियाँ पाई जाती है, जो मैंने वहाँ पहले दिन तुमको बताया था, वो उसी का इस्तेमाल करा, बस हर जगह उसी का इस्तेमाल करेंगे यार। 1-2 क्वेश्चन सारा आएगा, उसका इंट्रोडक्शन हटा लो ना, 1 यूनिट से 1-2 क्वेश्चन आएगा बस, तो जो तुम अच्छा सा बना लो उसको, जाके क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, जब पेपर देने जाके तो वहाँ तक सोचो जाके अपने दिमाग को। इसने देखो क्या किया, अब देखो इसने क्या किया, ठीक, उत्तराखंड डायग्राम के जरिए बता दिया। वस्तुतः उत्तराखंड की जलवायु एवं कृषि उत्पादन को भौगोलिक संरचना निर्धारित करती है। उत्तराखंड की जलवायु एवं कृषि उत्पादन को राज्य की भौगोलिक संरचना निर्धारित करती है। कहना चाह रही है उत्तराखंड की जो जलवायु है ना, कृषि उत्पादन राज्य की भौगोलिक संरचना निर्धारित करती है, बनाती है। जलवायु और कृषि पर प्रभाव पड़ता है किसका, भौगोलिक संरचना का, ये भी इसने बताया। उत्तराखंड की जलवायु पर प्रभाव किसका, भौगोलिक संरचना का। अब देखो भौगोलिक संरचना का क्या प्रभाव पड़ता है, अब देखो कि इस स्तर की आंसर राइटिंग चाहिए तुम्हारी, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, हिंदी मीडियम वाला भी है। वरहद हिमालय क्षेत्रों में वर्ष भर हिमच्छादन के कारण ठंडी होती है, जलवायु का प्रभाव। वरहद हिमालय क्षेत्रों में, क्योंकि हमारे यहाँ वरहद हिमालय क्षेत्र है, वे वर्ष भर हिमाच्छादित होने के कारण अत्यधिक ठंड होती है। चलो ठीक है, इसने क्या करा, यहाँ पे ये भी दक्षिण पूर्वी मानसून हिमालय से टकराकर यहाँ वर्षा करता है नरेंद्र नगर, जो इसके दिमाग में आता है चल करती गई है पूरी की पूरी। इसने जाके उत्तराखंड का वो मैप दिखा दिया, यहाँ पे जाके क्या करेगा, कॉपी चेक करने वाले को अच्छा लगेगा कि इस स्तर की नॉलेज है बच्चे को, तो जो तुमने सीख रखा ना उसको दिखाओ यार, छोटे छोटे शब्दों में। फटाफट छोटा सा मैप बनाया, देखो यहाँ पे हिमालय नदियाँ विशाल उत्तर के मैदान का निर्माण करती है, हिमालयी नदियाँ विशाल उत्तर के मैदान का निर्माण करती है। इसने क्या किया, ये देखो उत्तर के मैदान का निर्माण करती है, इसको यही पॉइंट याद आ रहा था। और आगे चलो देखो ध्यान से, वन्य जीव हेतु अनुकूलन दशाएं, जैसे स्नो लेपर्ड होगा हमारे पास, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो जो छोटे पॉइंट याद आते चले गए, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देके ना अपनी बात को मजबूत बनाया जाता है। एग्जाम्पल इसलिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है, उन्हें ना लिखने से ही आएगा। अब देखो उसका कृषि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जलवायु वाला देख लिया, अब कृषि पे। इस लड़के के पास पॉइंट कम थे लिखने के लिए, ठीक है, इसे और भी अच्छा लिखा जा सकता था, और भी ज्यादा तुमको। भौगोलिक संरचना का बता दें कि हाँ इसने क्या कमी करी है, भी समझ लो। अगर मैं होता कैसे लिखता, मैं इसकी जगह कुछ पॉइंट कैसे डालता बताओ, अगर मैं होता तो इसमें क्या पॉइंट डालता अपनी जगह, अपनी तरफ से, अपने दिमाग से सोच के। उत्तराखंड की जलवायु पर प्रभाव किसका, उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना का। तो किसी भी भौगोलिक संरचना उत्तराखंड के बारे में पूछ रहा ना, तो मैं क्या पॉइंट लिखता अगर मैं होता। हाँ भाई समझ में आया। अब देखो मैं होता तो कैसे लिखता है इसमें यार, उत्तराखंड की मैं दिमाग पे जोर डालता है यार, ऊपर जैसे हम जाते हैं ना, उत्तराखंड में कैसी जलवायु पाई जाती है, देखो उत्तराखंड की जलवायु पर प्रभाव किसका, भौगोलिक संरचना का। यार पहाड़ी एरिया है पूरा का पूरा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना तो ठंड पड़नी स्टार्ट हो जाएगी। नॉर्मल लेफ्ट प्लेट का एग्जाम्पल डालता मैं इसमें, नॉर्मल लेफ्ट सामान्य ताप के ह्रास दर का, ठीक है। और जो वहाँ की वनस्पतियों के बारे में बताता, वहाँ जो उत्तर वाला क्षेत्र है ना उसकी वनस्पतियों बताता, वहाँ की वनस्पति ऐसी ही हो जाएगी क्योंकि वहाँ की भौगोलिक संरचना ऐसी है। तो जहाँ के जैसे 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 भौगोलिक संरचना का मतलब क्या है, ऐसी एल्टीट्यूड पे स्थित है, उच्च अक्षांशों पे स्थित है। जब उच्च अक्षांशों पे स्थित है तो वहाँ की ऐसी वनस्पति पाई जाएगी, ऐसी वहाँ का कल्चर पाया जाएगा, ऐसी संस्कृति पाई। तो चारों पॉइंट लिखता मैं, सामाजिक भी, आर्थिक, वहाँ का ऐसा समाज पाया जाएगा पूरा का पूरा। बताओ वहाँ के ऐसे घर मिलेंगे, मैंने मतलब ऐसी संस्कृति, तो वहाँ सारे पॉइंट ऐसे डालना स्टार्ट कर देता मैं, ठीक है, ऐसे लिखता। देखो अगर मैं पॉइंट लिखता तो कैसे लिखता है, यहाँ पे डाल के पॉइंट लिख देता मैं, एक मिनट रुको, ऐसे लिखता उत्तराखंड की, ऐसे लिखता उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना, उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना से वहाँ की संस्कृति, ऐसे लिखता। कितना अच्छा पॉइंट होता, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना से उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का संस्कृति तो हो गई, उत्तराखंड का समाज, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति निर्धारित होती है, ऐसे करके पॉइंट करके लिखता। तो वहाँ बताता उसके बारे में जाके,
ठीक, उत्तराखंड चूंकि उच्च अक्षांशों पर स्थित है, उच्च अक्षांशों पर जो भी प्रदेश या जो भी क्षेत्र उच्च अक्षांशों पर स्थित होते हैं वहाँ की जलवायु में नमी पाई जाती है, बड़ी मात्रा में नमी पाई जाती है, समझते हो जानते हो, मतलब वहाँ की ठंड पड़ती है, ही वहाँ उच्च अक्षांशों पर स्थित होने के कारण यहाँ पर हिमावरण की मात्रा अधिक पाई जाती है। ऐसे करके लिखता बिल्कुल भी, समझ में आया बात है, ऐसे करके लिखता। तो और वहाँ पर इसी प्रकार की फिर वहाँ कृषि होगी, कल्चर होगा, वहाँ का संस्कृति होगी, समझ में आया, ऐसे करके पॉइंट लिखता पूरा का पूरा, एग्जाम्पल देता चला जाता, ऐसे लिखता मैं अगर लिखता होता तो, ठीक है। लेकिन कोई नहीं इसमें भी जो उसके दिमाग में आए, क्योंकि वहाँ लिखना अलग बात है, यहाँ पे लिखना अलग बात है। हम सोच सकते हैं कि वो पेपर में जब बैठते हैं ना तो वहाँ हवा सरक जाती है। वही देखो है उत्तराखंड की कृषि पर प्रभाव, उत्तराखंड की कृषि पर, तो इसने क्या किया, कृषि पर मध्य हिमालय क्षेत्रों में बागवानी फसलें जैसे सेब हो गए, हमारे पास कीवी हो गया, अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं ये पर्व। तो उत्तराखंड की कृषि पर प्रभाव किसका, भौगोलिक संरचना का, तो उसकी भूगोल क्यों, क्योंकि वहाँ पे वही है ना यार, वैसी वैसी फसल होगी वहाँ पे, ठीक है। राज्य का 86% भाग पर्वतीय क्षेत्रों के कारण सीढ़ीदार खेतों का अत्यधिक, इसको ये फैक्ट लिख के याद होगा बीच में से कहीं से याद करा होगा, ऐसे फैक्ट इस्तेमाल करोगे ज़्यादा नंबर मिलेगा उत्तराखंड के संदर्भ में। तराई क्षेत्रों में अधिक जलग्रहण वाली फसलें उगाई जाती है, जैसे गन्ना हो गया, धान हो गया हमारे पास, ठीक है। और कुछ तुमको याद आ जाए कृषि से संबंधित, ठीक है। उत्तराखंड में जो भी कृषि से रिलेटेड याद आते हैं, देखो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, कृषि सिंचाई हेतु नदियों के जल नौले हो गए, होज हो गए आदि स्रोतों पर निर्भरता है उत्तराखंड के लोग, यहीं से तो जल उपलब्ध करवाते हैं। राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, धान हो गया, परीक्षावणी में भी लाइन लिखी हुई है। इसने क्या किया, उसके बाद इसने उत्तर समाप्त करने के लिए क्या किया देख लो। इस प्रकार उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना राज्य की जलवायु एवं कृषि को प्रभावित करती है। जलवायु को बताया इसने, कृषि को प्रभावित करती है। आवश्यकता है कि किस चीज़ की आवश्यकता बताया इसने, कि राज्य में कृषि प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि हो और हाउस ऑफ द हिमालय जैसे पहलों से राज्य में कृषि विकास को सुनिश्चित किया जा सके। इसको ये पॉइंट जब मैं मेंस लिख रही थी तो इसके अंदर मैंने पॉइंट याद करवा दिए। मैंने कहा नहीं कुछ खास पॉइंट याद कर लेना जो उत्तराखंड की पहल है कोई, ठीक है, उसको बढ़ावा मिल सके। उत्तराखंड की कोई पहल चला रखी है इससे रिलेटेड, इसको बढ़ावा मिल सके तो बहुत जरूरी है। देखो इसने करंट उससे भी जोड़ दिया, करंट से भी, ठीक है। तो धीरे धीरे सीखोगे। देखो अब अगला उत्तर स्टार्ट करा इस लड़की ने, देखो कैसे स्टार्ट करा। हिमालय राज्य उत्तराखंड अपनी भौगोलिक संरचना के कारण प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सुभेद है। सुभेद मतलब संवेदनशील है, ठीक है। यहाँ प्रतिवर्ष भूस्खलन भी आता है, यहाँ बादल फटना, प्राकृतिक जैसी घटनाएं जो तुमको समझाया गया था, ठीक है। अब उसके बाद हम तुमको चलते हैं इसको लेके, ये वही क्वेश्चन जो लिखा है। अब उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्या है, इसने प्राकृतिक आपदाओं के कारण ही बता दिए सारे के सारे कि क्या कारण है प्राकृतिक आपदाओं के। अब इसने प्राकृतिक आपदाओं के कारण बताया, उसने पूछा था किस किस के कारण। यहाँ गलती कर गई नहीं, ये ऐसी गलती कर गई क्योंकि क्वेश्चन को समझ नहीं पाई पूरी तरह, इसलिए प्राकृतिक आपदाओं। लेकिन इसमें नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मिल जाएंगे, आराम से मिलेंगे नंबर, बड़े प्यार के साथ नंबर मिलेंगे इसको। वो भी तो प्राकृतिक आपदा ही है, तो सबका लिखने का तरीका अलग अलग होता है। जो बच्चा लिखता जाता है ना उसका लेवल स्तर बढ़ता जाता है डे टू डे। जैसे हमारे पास वनों का उन्मूलन हो रहा, वनों का अंधाधुंध कटाव हो रहा, इसी कारण है हिमस्खलन, भूकंप जैसी घटनाओं का उत्पन्न हो रही, अनियमित वर्षा हो रही, बादल फटना, हमारे पास विकासात्मक गतिविधियों, पहाड़ों का काटना, 4 धाम यात्रा परियोजना चल रही है ना, वो जो मैं तुमको बताया था वही तो है, और क्या है। अब देखो हमारे पास संवेदनशील क्षेत्रों में अत्यधिक पर्यटन और अनियमित शहरीकरण हो रहा है हमारे पास। ये जैसे जोशीमठ के अंदर 2023 में हुआ भूस्खलन। उसके बाद हमारे पास ये देखो जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, हमारे पास गोल्फ झीलों में विस्फोट हो रहा है हमारे पास, ये भूस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ रही। ऐसे करके यार एग्जाम्पल देखो, तो जैसे तुम एग्जाम्पल लिखोगे तुम्हारी बात में वजन आ जाएगा तुरंत यार, ठीक है। आपदाओं देखो, इन आपदाओं का राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है, ठीक है। देखो कहाँ से स्टार्ट करा इसने, ये इन आपदाओं को जो ऊपर बताइए। अब इसने बताया उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव, तो इसने प्राकृतिक आपदाओं को छाप दिया पूरा का पूरा। वैसे उसमें 2 ही आपदा पूछी थी, इसने प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव बता दिए क्या क्या होते हैं। जो मैंने लिखा था वही इसने लिखा। देखो जान माल की हानि की व्यापक हानि, एग्जाम्पल केदारनाथ आपदा आई थी 2013 में। पलायन में वृद्धि हो जाती है यार प्राकृतिक आपदाओं से, लोग पलायन कर जाते हैं, पर्यटन प्रभावित होता है, राजस्व में कमी आती जाती है। एग्जाम्पल भी दे रहे, पर्यटन प्रभावित इतना ही नहीं, उसने दिया कि पर्यटन प्रभावित होगा तो पर्यटन यात्री नहीं आए तो राजस्व में कमी आ जाएगी, पर्वतीय क्षेत्रों में अवसंरचना क्षतिग्रस्त हो जाएगी। जैसे तपोवन में बाढ़ आई थी 2021 के अंदर, देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। जो उसको याद आता, इससे रिलेटेड भी कुछ याद आता ना, पलायन में वृद्धि हुई थी, तो यहाँ भी मैं एग्जाम्पल डाल देता। एग्जाम्पल उससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल याद आए तो डाल दो तुरंत, तुम्हारी बातें में वजन आ जाएगा तुरंत।
एक डिजिटल बोर्ड में भी सिखाऊंगा मैं तुमको, पूरा एक आंसर लिख के दिखाऊंगा पूरा। देखो हालांकि उत्तराखंड सरकार द्वारा समय समय पर आपदा प्रबंधन हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं, ये बताए। हालांकि देखो इसने इस लाइन को जोड़ के ना कनेक्टिविटी महसूस करवा दी कि हालांकि उत्तराखंड सरकार द्वारा समय समय पर प्रॉब्लम है, उसने बताया सरकार के द्वारा भी कुछ करा गया, जो करा गया वो कदम उठाएगी, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी ना वो। उत्तराखंड सरकार का प्रयास, यूके उत्तराखंड सरकार का प्रयास, वृक्षारोपण के प्रयास, अनिश्चित पर्यटन पर रोक, अनिश्चित पर्यटन पर रोक, चार धाम जैसे शीतकालीन चार धाम यात्रा की शुरुआत कर दी हमने, अनियंत्रित पर्यटन पर रोक, ठीक, चार धाम यात्राओं के पंजीकरण के लिए अनिवार्य। उसने कहा देखो क्या लिखा उसने, अनियंत्रित पर्यटन पर रोक लगा दी, तो उसने एग्जाम्पल दिया कैसे रोक लगाई, चार धाम यात्राओं के लिए पंजीकरण जरूरी होगा, जो भी पंजीकरण, समझ में आया बात है, क्योंकि पंजीकरण चल रहा था ना उस टाइम पर, तो इसका मतलब क्या, उससे रिलेटेड कुछ भी बात याद आए तो इससे क्या होगा, बात में मजबूती आ गई। सैटेलाइट इमेजनरी द्वारा आपदा संबंधित क्षेत्र मानचित्रण, जो जीएस मैपिंग में तुमको बोल रहा था, एसडीआरएफ की स्थापना कर रखी है हमने, जागरूकता संबंधी प्रयास चलाए, जैसे कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पाठ्यक्रम पुस्तक में जोड़ दिया, तो इसको नंबर क्यों नहीं मिलेगा, 100% नंबर मिलेगा। और क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो यार ये ना हमारे पास पढ़े 3 से 4 साल तक, तो 3 साल मतलब 3 साल तो मान के चलो हो गया इनको, 2 साल से लिखते लिखते हो गए, तो इनकी नॉलेज अलग स्तर की है, आपकी अलग स्तर की है। लेकिन आप ना कम समय भी कर सकते हो, कम समय में कैसे कर सकते हो यार, इनको ना इनको देख देख के पढ़ के इनकी इस स्तर पे तुमको जाना पड़ेगा, वो आ जाएगा एक दिन, जरूर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनके पास नॉलेज की कमी नहीं है। अब देखो आगे की राह भी दिखा दी हमने, आगे की राह जिसको हम कंक्लूजन बोलते हैं, आगे की राह इसने कहा वे फॉरवर्ड, जिसको बोलते हैं वे फॉरवर्ड। भूस्खलन को रोकने के लिए क्या 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 किया जाना है, मर्दा कटाव, मिट्टी कटाव रोक देना चाहिए, वनो वृक्षा उन्मूलन करना चाहिए, वृक्ष को रोकना, वृक्षा उन्मूलन को रोकना, जो वनों को काट रहे हैं उसको रोकना, ये रिटेनिंग वॉल की स्थापना करनी चाहिए, रिटेनिंग वॉल। अब इसको पता होगा रिटेनिंग वॉल क्या होता है, इसने करंट अफेयर में पढ़ा हुआ है, इको टूरिज्म क्या होता है, उसको बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार जो है हमारे पास राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को शमन करना और न्यून किया जा सकता है, आपदाओं के प्रभाव का शमन व न्यूनीकरण किया जा सकता है, ताकि राज्य की प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर राज्य में साधनीय विकास कर सके। देखो कितने किस स्तर पर इसकी राइटिंग पहुंच गई है, ताकि राज्य की प्राकृतिक आपदाओं राज्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर राज्य में साधनीय विकास कर सके, ठीक है। इस स्तर पे जाके तुमको लिखना पड़ेगा। अब ये ना लिखना मतलब ऐसा होना चाहिए, घर की मुर्गी दाल बराबर जाता है। चलो आए, चलो किसी भी टॉपिक पे लिख के चले गए, किसी भी टॉपिक पे लिख के चल गए, समझ में आया बात। तो ऐसे लिखना पड़ेगा यार तुमको, ठीक है। अब क्या ही बताऊं तुमने यार, क्या बच्चों ने कैसा कैसा लिख रखा है यार, क्या बताऊं, बस खतरनाक लिख रखा, डेंजरस लिख रखा। देखो इतनी सारी कॉपी मैंने चेक करी यार, ठीक है। तो यार तुमको ना लिखना तो पड़ेगा, तुमको 3-4 बातें तुमको याद रखनी, लिख दे रहा हूँ लास्ट में जाके। अल्टीमेट गोल क्या है, नंबर फर्स्ट देख लो, जो तुमको याद रखनी बात। पहला नंबर, एक तो डेली आंसर राइटिंग करनी, डेली, अगर सच में तुमको तैयारी करनी है, तुमको डेली आंसर राइटिंग करनी, याद रखिए। यही दूसरे नंबर पे बिल्कुल भी मिस मत करना यार, 2 क्वेश्चन डेली लिखो, डेली। यार कोई नहीं देगा तुमको, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी रिलेटिव बात बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। जिस तरह मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, कोई नहीं देगा तुमको आंसर राइटिंग इसका रिश्ता करके। दूसरा क्या करना तुमको, प्री के लिए हमारे यहाँ ना यार हम टेस्ट डेली रहे, 2 टेस्ट। एक तो हमारे पास 2 चैप्टर दिए आजकल, वो चला उत्तराखंड जीएस, हमारे पास जीएस स्पेशल। यार मेरी जो क्लास है ना स्पेशल, जो मैंने उत्तराखंड जीएस पढ़ाया हुआ पूरा टोटल उत्तराखंड, यूट्यूब पे 47 के आसपास क्लास है, उसमें बस जीरा सीरीज चल रही है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। परीक्षा वाली से ज़्यादा आया उसमें, जाके चेक कर लेना, उससे बेस्ट कोई क्लास नहीं है, मैं तो मानता नहीं, ठीक, मैं मानूँ ही क्यों, ठीक है। तो उत्तराखंड की वो बेस्ट है, उसके साथ परीक्षा वाणी जो मेरा नोट्स पूरा बस बहुत है, उससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते ना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद और तीसरे नंबर पे तुमको क्या करना है यार, एक रीजनिंग का चैप्टर, एक रीजनिंग का चैप्टर डेली पढ़ो, डेली कंटिन्यू, इस महीने में कंप्लीट करके एक तरफ फेंक दो उनको जाके। अब प्री पे ज़्यादा फोकस कैसे हो जाएगा यार, 30 दिन लिखने के बाद तुम्हारे अंदर अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हो सकता है उसके बाद एक क्वेश्चन दे दूँ तुमको, एक क्वेश्चन, ये तुमको ये नहीं रहेगा कि हमने कभी लिखा नहीं, बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए लिखना, ठीक है। अब और क्या रणनीति क्या होनी चाहिए, रणनीति कौन सी रणनीति होनी चाहिए, किस रणनीति पे आप यार काम करें, कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। रणनीति यार क्या होनी चाहिए, अगले देखो यार 20-30-40 दिन तो तुमको लिखना ही पड़ेगा। और प्री फोकस होने के लिए ना तुमको, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्री फोकस होने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको। सोचो यार 150 नंबर का तुम्हारे पास पेपर है, 150 नंबर में से ना यार तुमको तमीज़ से देखो, होश में होके 40 नंबर का उत्तराखंड, बल्कि ज़्यादा नंबर का आएगा, 40-45 के तो आसपास आएगा।
उसके बाद हमारे पास मैथ रीजनिंग मिला के हमारे पास हो गया 50 नंबर मैथ रीजनिंग मिला के। तो टोटल नंबर कितने बैठ गए हमारे पास? 90 नंबर। उत्तराखंड ज्योग्राफी मान लो लगभग 18-20 नंबर, 20 नंबर के आसपास मान लो ज्योग्राफी मिला के। तो 20 नंबर की नहीं आए तो थोड़ी बहुत ही 18-20 नंबर की तो आएगी। 20 नंबर कितना बैठ गया हमारे पास? 110 नंबर। यहाँ फोकस करना है तुमको, और इस पर पूरी मेहनत करी जा रही है पूरी। जितना हमारे जो हमारे यहाँ बैच में यार उसको पूरा फोकस करा जा रहा है। जितना मैं ध्यान दे रहा हूँ तुमको यार, की तरह 2-2 टेस्ट भी तुमको दे रहा हूँ। तो ये इस पर मेहनत करो। 40 नंबर का उत्तराखंड कभी मत छोड़ना, डेली पढ़ो उसको जाके। एक रीजनिंग का चैप्टर डेली। क्यों दे रहा हूँ मैं यार? ये भी तो दे रहा हूँ तुमको टेस्ट को। उसके बाद और साइड में मेंस के लिए, ताकि तुम सिक्योर हो जाओ पूरे के पूरे, तो सेव भी हो जाओ। तो दूसरे 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, तुम्हारे अंदर का फियर से निकल जाए। क्योंकि बच्चे के दिमाग में पहले रहता है, उसको ये नहीं लगा कि मैंने कभी लिखा ही नहीं यार। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ रही होगी तुमको यार। ठीक है, चलो अब और सुनो। ये तो होगा तुम्हारा, इस पे फोकस तुमको करना ही होगा। उसके बाद ये करंट अफेयर आएगा ना, करंट अफेयर ये जो करंट अफेयर है ना, ज़्यादा करंट अफेयर मत पढ़ना, करंट लग जाएगा नहीं तो। यार मैं सेक्शन में बांट के पढ़ा दूंगा, और ऐसा पढ़ा दूंगा ना उसको, मतलब यार सेक्शन वाइज हिस्ट्री, मतलब कल्चर वाला पार्ट अलग है, उसको ना जोड़ के लिख भी दोगे कहीं। इस स्तर पे जाके मैं तुमको पढ़ा दूंगा। मेरी बात मानो, मत पढ़ो करंट अफेयर अभी। ठीक है, वही उसके चक्कर में तुम बर्बाद हो जाओगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, 20-30 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन के आसपास आएंगे करंट अफेयर के, वो सारे उसमें से ना यार 15 क्वेश्चन तुम आराम से कर दोगे। मैं 1.5 साल का, एक से 1.5 साल के आसपास में तो पूरा करंट अफेयर पढ़ा दूंगा तुमको। ठीक है, क्योंकि मैं टू द पॉइंट बात करूँगा ना। और क्या करना है तुमको, एक चीज़ और समझ लो। ठीक है, जो तुमको पक्का करना है यार, जो तुमने सब्जेक्ट पढ़ लिया ना, सबसे बड़ी चीज़ है यार, बच्चा पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है। सबसे बड़ी चीज़ मैं तुमको आज बताने जा रहा हूँ यार, रिवीजन में अगर तुम नहीं ध्यान दें तो बर्बाद हो जाओगे तुम। सबसे बड़ी खास बात है, सबसे पहले उठे 1 से 1.5 घंटे जो तुमने सब्जेक्ट पढ़ लिए। जैसे ज्योग्राफी पढ़ ली, अच्छा चलो ज्योग्राफी पढ़ ली, उसी का रिवीजन शुरू कर दिया, और उसमें से रिवीजन कैसे करा? पी वाई क्यू को पढ़ा, प्री के लिए पी वाई क्यू पढ़ा, और उसके बाद पी वाई क्यू पढ़ने के बाद ना उसमें से वे चैप्टर पढ़े। पी वाई क्यू पढ़ने के बाद उन चैप्टर का रिवीजन करना जो बार बार आ रहे हैं, नदी, झील, पर्वत, पहाड़, पठार, सब। ठीक है, ज्वालामुखी, ब्रह्मांड के कौन कौन से चैप्टर हो गए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में देख रहे 2 चैप्टर हो गए। ऐसे करके रिवीजन करना होता है। फिर दूसरे नंबर पे जो तुम आजकल पढ़ रहे हो, जैसे भाई उत्तराखंड का तुमने उत्तराखंड पढ़ लिया, तो उत्तराखंड के अंदर जो जो चैप्टर तुमने पढ़ लिए, उत्तराखंड का रिवीजन, यानी इसका मतलब है 2 घंटे के आसपास आपके केवल रिवीजन में बीतना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भाई क्या क्या करोगे? उसके बाद अपने अपनी फिर तैयारी फिर अगले दिन शुरू करो कि आज मुझे ये काम दिया गया है, मैं एक दिन में 2 चैप्टर दे रहा हूँ पढ़ने के लिए तुमको, और 1 चैप्टर दे रहा हूँ रीजनिंग का। यार कोई भी बेसिकली कोई भी इंसान आराम से कर लेगा इसको, कोई भी अच्छा कर लेगा, बहुत तगड़े वाला टॉप का। रीजनिंग का 1 चैप्टर है में तो पूरी होगी लगभग लगभग सारी रीजनिंग तो हमारी पूरी हो गई। तो रीजनिंग दोबारा लौट कर आ रही है, उसके बाद में मैथ स्टार्ट कर दूंगा। पढ़ा मैंने सब रखा है सारा का सारा। ठीक है, 1-2 चैप्टर नहीं होगा उसको जाके यार सर्च कर लो, 1-2 चैप्टर होगा, बाकी तो मैंने सब पढ़ा रखा है, सब भेजा भी तुमको। ठीक है, और उसके बाद में मैथ स्टार्ट कर दूंगा। मैथ में भी वही चैप्टर पढ़ना जो इंपॉर्टेंट होगा पूरा। ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम होगा उससे बहुत सवाल आएंगे। ठीक है, तो मैंने आज बहुत अच्छे से तुमको समझा दिया। तुम्हारे अंदर जो फियर्स था, डर जो होगा अंदर, वो सब निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब हमारी मुलाकात फिर बाद में होगी यार। मैं क्योंकि मैं बाहर हूँ आज। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका।